Okay, so yesterday we understood about globalization and about multinational companies, how they work, what is their strategy, and then we understood about the different components that are required for globalization, what is a trade barrier, and we studied a little about World Trade Organization. Now, the next topic is globalization in India. Why? Okay. Why? Why is it required? What is the need of globalization in India? Why is it important for us? See, there is a great need for industrial and trade development in the present day scenario. देखिए एक लाइन में जवाब मिल गया वाई वाई का जवाब मिल गया कि देयर इज अ ग्रेट नीड फॉर इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड डेवलपमेंट इन इंडिया इन द प्रेजेंट डे सिनेरियो, यानी आज के समय में भारत में इंडस्ट्री और ट्रेड के डेवलपमेंट की बहुत ही बड़ी ज़रूरत है। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि हमारे इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा डेवलप हों, हमारे यहाँ और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगें और हमारा ट्रेड और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा फैले। तो इसके लिए आपको ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत है। ग्लोबलाइजेशन अगर हम ज़्यादा करेंगे, हमारे यहाँ कंपनीज और आएंगे बाहर से, वो यहाँ फैक्ट्रीज लगाएंगे, यहाँ की कंपनीज को भी मौका मिलेगा कि दूसरों के साथ मिल के वो और नए फैक्ट्रीज लगाएं और ज़्यादा अपना ट्रेड करें। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री and with its huge population and bigger area, production can be done at a large scale। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इंडिया जो कि एक बड़ा देश है, जिसकी बड़ी जनसंख्या है और जिसका क्षेत्रफल एरिया जो है बहुत बड़ा है, तो ऐसे देश में हम काफ़ी बड़े स्केल पर प्रोडक्शन कर सकते हैं, जितना कि हो नहीं रहा है, बहुत कम हो रहा है। बीइंग अ मेंबर ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर कंट्री, मतलब ये दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर कंट्रीज में से एक है, यानी सबसे ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, नेचुरल है कि लोग होंगे, जब हमारा पॉपुलेशन होगा तो पॉपुलेशन लोग हैं तो उनको चीज़ें चाहिए, दे नीड गुड्स, दे नीड सर्विसेज। सो सिंस वी हैव द मैक्सिमम पॉपुलेशन, सो आवर नीड्स आर मैक्सिमम, वी नीड मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज। तो यही कहा जा रहा है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर कंट्री, द होल वर्ल्ड हैज इट्स आइज ऑन इंडिया। देखिए, कह रहा है कि पूरी दुनिया की नज़र इंडिया पर है, जो मैं आपको कई दिनों से समझा रहा था कि क्यों सब मोदी को इतना स्वागत कर रहे हैं। क्या उनको मोदी से कोई ये दिखाने की दोस्ती होती है खाली टीवी पर लोगों को ठगने के लिए कि हाँ भाई बराक ओबामा साहब एक समय आए, तो एक समय फ्रांस के राष्ट्रपति आए, आज के यूएस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो कोई आ रहे हैं जापान के आ रहे हैं, तो वहाँ और बहुत दिखा रहे हैं कि भाई देखिए, दिस इज जस्ट बिजनेस, दिस इज प्योरली बिजनेस। दे नीड टू सेल देयर गुड्स and we need to develop our industry and trade, we need foreign companies, we need foreign investment। तो हम उनको स्वागत कर रहे हैं और उनको अपना सामान यहाँ बेचना है क्योंकि यहाँ इतना बड़ा मार्केट है, तो इसके लिए वो हमारा स्वागत कर रहे हैं। देयर इज नो अदर थिंग। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि द होल वर्ल्ड हैज इट्स आईज ऑन इंडिया, क्योंकि सारी दुनिया की जितनी कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि हम इंडिया में अपना सारा सामान बेच लें, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से आज जो भी मोदी कहते हैं तो उसके सामने बात झुक जाते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, या कोई भी कंपनी हो, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई इतने बड़े जहाँ जनसंख्या है उस देश का प्रधानमंत्री है, अगर नहीं मानेंगे तो फिर पता चलेगा कि जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर कंट्री,
द होल वर्ल्ड हैज़ इट्स आइज ऑन इंडिया, क्योंकि हम सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से हैं। भाई कोई भी एक दुकानदार भी होता है, उसका जो एक बड़ा ग्राहक होता है जो उससे काफ़ी मात्रा में सामान खरीदता है, उसको वो हमेशा खुश रखता है, उसको शिकायत का मौका नहीं देता है, उसको वो सुविधा देता है ज़्यादा से ज़्यादा। उसी तरह है कि हम कंज्यूमर हैं, हम उनका सामान खरीदते हैं। देखिए जितनी विदेशी कंपनी, अभी मैंने आपको दिखाया कि जॉकी का नाम लिया, आपको एचपी कंपनी का नाम लिया, कोका कोला आप लोग पीते हैं, और कितनी चीज़ें ऐसी हैं। तो जो सारी चीज़ें विदेशी कंपनियों का है, तो वो यहाँ बिकता है सामान उनका, तभी उनका इकोनॉमी चल रहा है। तो इसलिए हमें, और आज के डेट में हमारे पास परचेजिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा लोगों के पास आ चुकी है। पहले वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्यों? क्योंकि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो लोग खरीदते नहीं थे महंगे सामान विदेशी कंपनियों। तो जब खरीदते नहीं थे तो उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? अब एक बड़ा होटल वाला है, उसके सामने मिडिल क्लास के लोग भीड़ लगाए रहे हैं, उसको क्या मतलब? जान रहा है कि हमारे यहाँ ये सब कोई आएगा है नहीं, तो ये सबको ध्यान दे के हम क्या करें? तो इट इज ऑल अबाउट बिजनेस, कस्टमर्स, कि किससे हमें बिजनेस मिल सकता है। तो नाउ द पीपल इन इंडिया ऑल्सो, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इनकम काफ़ी बढ़ा है पहले की तुलना में। मतलब अब मैं कोरोना से पहले की इन जनरल बात कर रहा हूँ, इधर तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, वो अलग बात। बट आज से मैं 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वेल, या 5 साल और उससे पहले की बात कर रहे हैं, कि जब हमारा इकोनॉमिक काफ़ी ठीक चल रहा था कंडीशन, तो वी वर इन अ वेरी गुड कंडीशन, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर अर्निंग एंड दे हैड गुड परचेजिंग पावर, they had the power to purchase, to buy goods, because they had money. And so all these western companies, they wanted to sell their products. और मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो कंपनीज से ही चलती हैं उनकी सरकार। अमेरिका का मतलब वहाँ की सरकार का कोई मतलब नहीं है, वहाँ का सरकार खाली दलाल है सब प्राइवेट कंपनीज के। वहाँ का राष्ट्रपति जो है वहाँ का दलाल है, सब जितने हैं वो खाली दलाल है वो कंपनियों के। आप समझ लीजिए, सिंपल वर्ड से मैंने आपको समझा दिया। तो वहाँ का राष्ट्रपति यहाँ के राष्ट्रपति या यहाँ के प्रधानमंत्री की तरह नहीं है। वहाँ का राष्ट्रपति प्योरली एक बिजनेस का वहाँ उनका ब्रोकर है, जो वहाँ की कंपनीज हैं, जो वहाँ की कंपनीज बोलती हैं, जो उनको यहाँ की सरकार से करवाना रहता है, वो राष्ट्रपति को बोलता है कि जाओ ऐसा बोलो, तो राष्ट्रपति बोलता है। और ऐसा हमारे यहाँ भी होता है कि भाई जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो पीएम को कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो ज़्यादा दबाव ऐसा नहीं है कि पीएम उनका, लेकिन वहाँ समझिए पीएम उनका गुलाम है, जो भी राष्ट्रपति है, ठीक है, बिकॉज दैट इज अ कैपिटलिस्ट कंट्री, दैट इज अ कैपिटलिस्ट कंट्री। अभी देखिए ब्रिटेन में फिर से ऋषि सुनक चल गया और आ गया बोरिस जॉनसन, पहले जो था। इंग्लैंड में चुनाव के नतीजे हुए हैं, खत्म हो गया। हाँ हाँ हाँ, कार्यकाल नहीं खत्म हुआ, चुनाव हो गए फ्रेश जो है। अब किसी कारण गिर गई होगी सरकार या जो भी है। कितना साल होता है कार्यकाल? वहाँ यही 5 इयर्स का होता है, लेकिन मतलब अब आजकल तो रह ही नहीं रहा है, बहुत कई साल से जो है उनकी सरकार 2-3 भी नहीं चलती है किसी प्रधानमंत्री की। चुनाव मतलब सरकार गिर जाती, ऐसी हालत खराब है ना, पिछले 10-15 सालों से इंग्लैंड की हालत बुरी तरह खराब है। ठीक है, तो कोई सरकार टिकती ही नहीं है 1-1.5 साल से ज़्यादा, और खाली वहाँ प्रधानमंत्री ही चेंज होते रहते हैं 1-1.5 साल पर। कभी ये बन गया, कभी वो साठगांठ किया वो बन गया, ठीक है। हाँ, ये रहता है। तो वहाँ का तो अभी बहुत ही अनस्टेबल हो गया, इंग्लैंड की भी हालत खराब। ठीक, हाँ, तेरेसा मे बनी थी। अरे होता क्या है, लोग जो है ना, देखिए लोग किसी किसी को ट्राई करते रहते हैं, लगता है कि चाहिए शायद हम लोग का हालत ठीक कर देगा, उसको कुछ दिन चांस दिया, उससे भी निराश हो गए तो उसका भी सरकार गिरा दिया। फिर कोई नया जो बोल भाषण वाषण दे रहा, पता चले लोगों को लगे अच्छा ये हो सकता है हम लोग को आगे ठीक करके ले जाएगा। डूबते को कहा है ना, डूबते को तिनके का सहारा।
तो इतनी हालत खराब हो गई है, तो वोटर वहाँ की जनता को जिसमें आस दिखती है कुछ दिन के लिए उसको वो लोग सपोर्ट कर देते हैं, बन जाता है प्रधानमंत्री, एक 8 डेढ़ साल में उससे उग जाते हैं, फिर उसको हटा देते हैं। ये हाल है अभी, हालत खराब है सब वेस्टर्न कंट्रीज की, और इंग्लैंड की तो ज़्यादा ही खराब है। अभी देखिए, संयोग से कल मैं एक मूवी देख रहा था, ब्लैक एंड वाइट मूवी, पुरानी 60s के समय की थी। तो उसमें एक जगह ऐसे ही भाषण, प्रोटेस्ट चल रहा था, ऐसे ही दिखा रहा था कि कॉलोनी वगैरह है, गरीबों का कॉलोनी है, मतलब वहाँ पर भाषण वाषण दे रहा है। तो वाइट लोग वहाँ यही देखिए उस समय भाषण दे रहे थे कि जो भाषण दे रहा था कह रहा था कि देखिए हम लोग का देश कहाँ जा रहा है, आज हम लोग का पॉपुलेशन कुछ साल पहले इसका 10 गुना कम था और आज 10 गुना बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि कलर्ड पीपल हमारे यहाँ इतने ज़्यादा आ चुके हैं। ठीक है, तो वो कलर्ड पीपल हम ही सबको कहा जा रहा था, जो भी लोग बाहर से जाके बसे हैं इंग्लैंड में, जो चाहे इधर एशिया से हो और देशों से हो, तो वो यही कहा, उसमें यही देखिए कह रहा था कि इतने कलर्ड लोग आ गए हैं कि जो है, और हम लोग का जो है सब देश चौपट होता जा रहा है, ये है, पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था। तो मैं देखा तो मुझे लगा कि देखो आज के डेट में यही सब हो रहा है। खैर, तो हालत खराब है वहाँ की। देखिएगा, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ न्यूज़ में होगा, पेपर में आएगा। तो वहाँ पर राष्ट्रपति का पोस्ट है ना? नहीं है। नहीं, ब्रिटेन में जो है प्राइम मिनिस्टर होता है, और राष्ट्रपति के पोस्ट की जगह वहाँ रानी या राजा होता है जो है, वही है, उसको जैसा सिर्फ एक मेरा सेरेमोनियल पोस्ट होता है, सिर्फ एक नाम का कि हाँ ये हेड है इंग्लैंड के, तो उसकी जगह वो राजा रानी होते हैं। राजा रानी होता है, उसका प्रेसिडेंट का कोई पोस्ट ही नहीं है वहाँ पे। क्या कह रहे हैं? प्रेसिडेंट का कोई पोस्ट ही नहीं, नहीं है। पोस्ट नहीं है वहाँ प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का पोस्ट नहीं है। केवल प्राइम मिनिस्टर है वो वहाँ पे। हमेशा से वो राजा रानी ही वहाँ के रहे, हेड ऑफ द स्टेट, तो वही आज तक है। गवर्नमेंट का हेड जो है प्राइम मिनिस्टर होता है। ये डिप्टी पीएम का भी पोस्ट होता होगा हाँ वहाँ हाँ, पे। डिप्टी पीएम वगैरह सब होते हैं। और होम मिनिस्टर, ये सब डिफेंस, हाँ सब। हाँ, सब 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 होता है। उसको वहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ मिनिस्टर कहते हैं ना, जो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, तो उनको वहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। जैसे होम मिनिस्टर हमारे यहाँ कहते हैं, तो वहाँ कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम। वैसे ही डिफेंस मिनिस्टर हम कहते हैं, तो वो कहते हैं, क्योंकि देखिए बात बताता हूँ, थोड़ा सा फर्क है। वहाँ जो मिनिस्टर जो शब्द है, मिनिस्टर जो शब्द है वहाँ वो फादर के लिए यूज होता है। जो चर्च में सीनियर फादर्स होते हैं, समझ गए, उनको मिनिस्टर कहा जाता है इंग्लैंड में। तो मिनिस्टर वो लोग वर्ड सरकार में यूज नहीं करते हैं। मिनिस्टर का वहाँ मतलब होता है कि जो चर्च में मतलब रिलीजियस पद पर हैं, सीनियर पद पर हैं, उनको मिनिस्टर कहा जाता है। तो वहाँ जो है आपका जो मंत्री, यहाँ की तरह जो मंत्री हैं सरकार में, उनको वहाँ जो हेड होता है उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं हर डिपार्टमेंट के, होम, डिफेंस, ठीक है, कॉमर्स, जो भी है मतलब डिपार्टमेंट, जिसको हम यहाँ मिनिस्टर कह देते हैं, क्योंकि मिनिस्टर शब्द एक्चुअली जो है वो आपके वहाँ चर्च के लिए यूज होता है। ठीक है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर वर्ड यूज होता है पीएम के लिए, नहीं तो बाकी वहाँ मिनिस्टर नहीं होते हैं। और प्रेसिडेंट का पोस्ट तो वहाँ कभी रहा ही नहीं, हमेशा से किंग और क्वीन ही वहाँ एक नाम के लिए हेड है। खैर चलिए आइए देखते और हैं। वहाँ पे जो ये जो स्कॉटलैंड है, वो अलग कंट्री है क्या? वहाँ पर अलग रूल जैसे होता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अलग है। स्कॉटलैंड से स्कॉटलैंड अलग, वगैरह देखिए ये सब अलग अलग है। हुए हैं, ये सब ब्रिटेन से ही अलग हुए हैं। ठीक है, हाँ, तो ये सब अलग देश अब हैं, अपने आप को सब अलग देश कहते हैं, अलग उनका वो है। तो चल रहा है कुछ जगहों का, ये सब अलग हो चुके हैं, अब अलग देश बन चुके हैं ब्रिटेन से अलग होके। आयरलैंड, स्कॉटलैंड, अभी एक नॉर्दर्न आयरलैंड को अभी पूरी तरह कंट्री का मान्यता नहीं मिला है। बाकी आयरलैंड एक तो हो चुका है, स्कॉटलैंड हो चुका है, अलग हो चुका है इंग्लैंड ये से। आयरलैंड तो अलग कंट्री है सर, ये कह रहे कि स्कॉटलैंड में अलग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है क्या वहाँ पर? स्कॉटलैंड का पता नहीं, मुझे अभी ध्यान नहीं है कि अलग प्राइम मिनिस्टर होता है या इंग्लैंड से कोई अपॉइंट होता है, क्या होता है। खैर, आइए अभी हम लोग यहाँ फोकस रखते हैं अपना।
तो कहा जा रहा है कि क्योंकि हम इतने बड़े कंज्यूमर कंट्री हैं, इसलिए पूरे दुनिया की नज़र हम पर। ग्लोबलाइजेशन हैज़ मेड इट्स इम्पैक्ट ड्यू टू द न्यू टेक्निक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने इतना प्रभाव डाला है हम सब पर। कैसे? क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और दूसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैसे हम कैपिटल यहाँ यानी जो स्टॉक्स शेयर्स का ट्रेडिंग होता है, स्टॉक एक्सचेंज ये सब होता है, तो इन सब के माध्यम से बड़ी आसानी से हम कहीं भी पैसा, जैसे आप अभी यहाँ फ़ोन करके न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में पैसा चाहें तो लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। मतलब वहाँ का एक तरीका है कि हाँ वहाँ का आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा वगैरह, लेकिन आप आसानी से कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया में लोग ऐसे ही मतलब हर जगह पैसा लगाते हैं, इसी को कहा गया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जैसे आज देखिए बहुत सारा पैसा इंडिया में लगता है, वो फॉरेन के लोग लगाते हैं या वहाँ की कंपनीज लगाती हैं अपने अपने, वो कोई स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, या बहुत सारे बीच में ब्रोकिंग कंपनी होते हैं जो विदेशों में पैसा लगाने का काम करते हैं। आपसे पैसा, सबसे यहाँ लोगों से पैसा ले लेगा और फिर उनके पैसे को बाहर कहीं लगाएगा। ठीक है, तो इस तरह के मतलब बहुत सारे टेक्निक्स डेवलप हो गए हैं, जिसकी वजह से आज दुनिया भर में लोग हर जगह, एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, यानी जितना भी मोबाइल कम्युनिकेशन, इंटरनेट, टीवी, जो भी चीज़ें और टेक्नोलॉजी है, और साथ में कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का मतलब है स्टॉक्स, शेयर्स, ये सब जो होते हैं। तो इनके कारण ग्लोबलाइजेशन काफ़ी बढ़ा है। The following points are drawn in favor of globalization in India। तो ये जो पॉइंट्स से कहे जा सकते हैं कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन होने के फेवर में है। ये पॉइंट्स क्या क्या हैं? नंबर 1, इंक्रीज इन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ता है। अब आप कहिए कि सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, या डायरेक्ट फॉरेन, इसको एक्चुअली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, FDI। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इसको हम समझेंगे। जैसे मैंने आपको डाइकिन कंपनी का एग्जाम्पल दिया था, हीरो होंडा का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, या हिटाची कंपनी का एग्जाम्पल दिया था, और मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल दिया। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर फैक्ट्री लगाया, यहाँ की कंपनी के साथ मिलके, चाहे अपना लगाया, जैसे डाइकिन ने अपना ही लगाया पूरी तरह से, हिटाची ने अपना लगाया, होंडा ने हीरो के साथ मिलके लगाया, और सुजुकी ने मारुति के साथ मिलके लगाया। तो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो क्या किया? डायरेक्ट में किया, यानी कि उन्होंने फैक्ट्री बनाने में, मशीन खरीदने में, सेटअप करने में, फैक्ट्री सब जो है वो अपना पैसा लगाया। तो वो जो पैसा इस्तेमाल हुआ, जो कि कुछ फिजिकल चीज बनाने में हुआ, जैसे कि फैक्ट्री बनी, मशीन खरीदाया, सारा इक्विपमेंट लगा, प्रोडक्शन शुरू हुआ, ठीक है, तो उसको आप ऐसा नहीं है कि कल को मन हुआ तो उठा के लेके चल जा सकते हैं। समझ गए? जो फैक्ट्री लग गई वो सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, उसको आप तुरंत इधर से उधर नहीं कर सकते हो। जैसे संपत्ति होता है, एक हम कहते हैं चल संपत्ति और अचल संपत्ति, मूवेबल एसेट और इमूवेबल एसेट। आपके पास कैश है, आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा है, उसको आप कहीं भी लेके यूज कर सकते हो। लेकिन आप कहीं बिल्डिंग खरीदे हुए हो, कहीं फ्लैट खरीदे हुए हो, मकान, उसको क्या हाथ जेब में ले जाके ले जा सकते हो? आसानी नहीं ले जा सकते। उसको हम कहते हैं इमूवेबल एसेट। और कुछ होते हैं बाकी जो मूवेबल एसेट, आसानी से आप उसको कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो। उसी तरह जो इन्वेस्टमेंट होता है, तो एक हुआ जो सॉलिड इन्वेस्टमेंट, जो जैसे आप बिल्डिंग बना दिया, अब बिल्डिंग का क्या करेगा? कल को उसका मन नहीं तो बिल्डिंग ले जा सकता है। मशीन खरीद के लगा दिया, कंपनी शुरू कर दिया, फैक्ट्री शुरू कर दिया, तो अब उसका कुछ वो रहेगा, फैक्ट्री वहीं रहेगा। तो ऐसा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI।
जो एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको आप ऐसा नहीं कि जब मन हो, अपना मन नहीं किया, घाटा हुआ तो लेके चल दिए, उसको आप बेचने का भी कोशिश करोगे तो बहुत समय लगता है। बेचना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए हर चीज़ का देखना पड़ता है, बायर खोजना पड़ता है जो खरीदने में इंटरेस्टेड हो, सही दाम दे रहा हो, एम्प्लॉय सबको पसंद हो, उसका टर्म्स एंड कंडीशन सब बहुत मतलब झमेला होता है। इट इज़ नॉट ईजी, उसमें भी कई साल लग जाएंगे उसको बेचने में। तो जो इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया गया होता है स्टेबल, जिससे कि कुछ फिजिकल चीज़ें बनी होती हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ जापान की कंपनी मेट्रो बनाने में अपना पैसा लगाई, अब पैसा जो लगा दी उसको पैसा कुछ चाहेगी तुरंत कल को तो उसका निकल जाएगा पैसा, उसको 20 साल लगेगा निकालने में पैसा, धीरे धीरे उसको यहाँ से रिटर्न मिलेगा, पैसा चुकाया जाएगा। तो इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दो तरह के विदेश से इन्वेस्टमेंट आते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कहते हैं जो पैसा लगता है मार्केट में, शेयर मार्केट, स्टॉक, ये सब में। वहाँ के लोगों ने यहाँ क्या किया, यहाँ के किसी कंपनी में शेयर खरीद लिया, पैसा उसमें लगाया, कल को उसको अगर नहीं ठीक लगेगा, वो चाहेगा तो शेयर अपना बेच देगा, फट से वापिस कहेगा बेच दे रहे, पैसा चला जाएगा लेके। आज हो सकता है 100 करोड़ का शेयर खरीदा, कल हो सकता है कि वापिस उसका 100 करोड़ का शेयर बेच दिया, चल दिया। तो इस तरह का जो वो भी इन्वेस्टमेंट है, वो भी अगर मान लीजिए रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद रहा है तो रिलायंस कंपनी में यहाँ पैसा लगाया अपना, रिलायंस कंपनी को उतना पैसा जाएगा, किसी भी कंपनी में लगा सकता है। तो इस तरह से जो पैसा लगता है कि जो जब मर्जी हो हम निकाल सकें, वो पैसा स्टेबल नहीं होता है, उससे हमको बहुत खुश नहीं होना चाहिए। आज 100 करोड़ 1000 करोड़ लगा दिया, कल ही को कल निकाल भी ले सकता है पूरा 1000 करोड़, क्योंकि वो कैश के रूप में, वो मार्केट में सॉलिड कुछ नहीं है। लेकिन फैक्ट्री बना दिया, मेट्रो बना दिया, होटल बना दिया, उसका क्या करेगा? तो इसीलिए हम फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट होता है, दो उसको कैटेगरी में बांटते हैं, एक को कहते हैं डायरेक्ट, एक को कहते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हुआ कि जिसको डायरेक्टली हम कुछ बनाने में यूज करते हैं, जो कि मूवेबल इजीली नहीं है, वो बेच सकता है। मान लीजिए कोई होटल बना दिया, नहीं चल रहा, बेच सकता है, लेकिन उसको बेचने में समय लगेगा। तो वो एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट होता है, स्थिर होता है, तो उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जो सिर्फ पैसे के रूप में है, जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लगता है, आज हमने शेयर खरीदा, कल को चाहे, कल को क्या आज ही बेच भी सकते हैं, 1 घंटे बाद बेच देंगे उसको, पैसा निकल जाएगा सारा वापस। मतलब जो थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो होगा, या आप खरीद बेच करिएगा, हो सकता है दाम बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा, दाम घटेगा तो घाटा होगा, लेकिन पैसा आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से जो तुरंत निकलने वाले इन्वेस्टमेंट होते हैं, जहां आप तुरंत जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट में उसको कहते हैं FII। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, यहाँ दिया नहीं गया लेकिन इससे सवाल बहुत आते हैं। तो एक हो गया FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा हुआ FII, इसको कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जो इनडायरेक्ट होता है उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इंस्टीट्यूशनल इसलिए कहते हैं कि वो कोई संस्था के द्वारा लगाए, जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज में लगाइएगा पैसा, समझ गए, आप क्या करेंगे, किसी स्टॉक एक्सचेंज में लगाइएगा, तो कोई ना कोई ऐसी संस्था जो एक्सचेंज हो, किसी भी देश का एक्सचेंज हो सकता है, या कहीं का, जैसे यहाँ भी भाई भारत में ही कई सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बाद पाटलिपुत्रा, ऐसे हर स्टेट में स्टॉक एक्सचेंज है, पटना में है पाटलिपुत्रा स्टॉक एक्सचेंज। तो जहां मर्जी चाहे आप पैसा लगा सकते हैं और उसको फिर निकाल भी सकते हैं। अभी मैं चाहूँ पाटलिपुत्रा स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स हैं उनमें खरीद सकता हूँ, खरीद लिया फिर बेच दिया। अभी मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर हैं उनको खरीद सकता हूँ, बेच सकता हूँ, इसी तरह। तो ये कहीं ना कहीं कोई इंस्टीट्यूशन जैसे एक्सचेंज के माध्यम से पैसा लगता है, तो इसलिए इसको कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FII। वो शॉर्ट में आप उसको इनडायरेक्ट समझ सकते हैं। तो दो हुआ, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, और एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII।
अब जैसे किसी कंपनी को, यहाँ आपने पढ़ा कि एमएनसी कैसे ऑपरेट करता है, या तो किसी कंपनी को खरीद लेगा यहाँ का और अपने नाम से शुरू कर देगा प्रोडक्शन, या किसी यहाँ की कंपनी के साथ मिल के दोनों काम करेंगे, जैसे मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, या अपना प्लांट लगाएंगे, जैसे आपने पढ़ा डाइकिन, हिटाची का मैंने बताया। तो इन सब में जो है ये क्या हुआ, अगर वो किसी के साथ कंपनी को खरीद लेते हैं, अब वो कल के कल तुरंत किसी को बेच तो नहीं सकते हैं। कौन ऐसे खरीद लेगा, खरीदार भी तो होना चाहिए। तो ये पैसा उसका लग गया, अब स्थिर स्टेबल रूप से लग गया, खरीद लेना, या यहाँ के साथ ज्वाइंट में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको भी अपना पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एयर विस्टारा, एयर इंडिया के साथ विस्टारा एयरलाइंस मिल के ऑपरेट कर रहा है एयर विस्टारा, ये एफडीआई हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। टाटा कमिंस का मैंने एग्जांपल दिया था कि टाटा और कमिंस मिल के यहाँ शुरू किए थे इंजन का प्रोडक्शन, गाड़ियों का प्रोडक्शन। तो जो इंजन आता था वो टीसी मॉडल उनका नाम रहता था, टीसी 1510, टीसी 1612। तो ये सब, अब वो फैक्ट्री लगाया साथ में, तो वो उसका स्टेबल इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये सब कहा जाएगा एफडीआई। और जो पैसा सीधे सीधे शेयर के माध्यम से लगता है, आप इतना समझ लीजिए, तो वो हो गया एफआईआई। वो आज लग सकता है, कल को वापस भी जा सकता है। तो एफआईआई पर हमें बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती, हमें खुशी होती है एफडीआई पर। हम कहते हैं कि आप यहाँ आइए, यहाँ फैक्ट्री लगाइए, या यहाँ की कंपनी के साथ अपना प्रोडक्शन कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एफडीआई आएगा तो वो जल्दी जा नहीं सकता है, वो रहेगा हमारे यहाँ, टिकाऊ रूप से रहेगा। अब यहाँ मेट्रो बनाने में कोई कंपनी कहीं की हमारी मदद कर रही है पैसा, तो मेट्रो अब उठा के लेके चला थोड़े कल को जाएगा, मेट्रो रहेगा, चलेगा। तो एफडीआई हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है जब एफडीआई आता है। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का फेवर में पहला जो पॉइंट है, इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, वहां ब्रैकेट में लिख लीजिए एफडीआई। इसको एक लाइन में क्या लिखेंगे? अंडरस्टैंडिंग दिस एफडीआई क्या? इन वन वर्ड स्टेबल एंड फिजिकल इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए, स्टेबल एंड फिजिकल इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है आपको? किसी को समझा सकते हैं? देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है कि जो ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो यहाँ स्टेबल है, जो आसानी से हम वापस नहीं निकाल सकते। जैसे हम कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में उसका यूज कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं, कंपनी कोई खरीद रहे हैं, होटल बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं। तो जो सॉलिड इन्वेस्टमेंट हो, फिजिकल इन्वेस्टमेंट हो, जिसको आप जब मन हो वो हटा, उससे आप ऐसा एसेट क्रिएट कर रहे हैं जो स्टेबल है, ऐसा इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो हम, अच्छा दूसरी तरह आप यूं समझ लीजिए सरल शब्दों में कि जिसको हम आंख से देख सकते हैं, समझ गए? जिसको आप आंख से देख सकते हैं, टेंजिबल है, आप देख सकते हैं कि हाँ भाई ये मेट्रो बनाया, ये होटल बनाया, ये पुल बनाया, ये फैक्ट्री बनाया, पैसा लगा, उसको आप देख सकते हैं। हम किसी का शेयर खरीद लिए, रिलायंस कंपनी का हम शेयर खरीद लिए, तो वो हम कहीं देख सकते हैं कि अरे वो पैसा लगा हुआ है, वो पैसा पड़ा हुआ है? ऐसा तो नहीं देख सकते। वो सिर्फ अकाउंटिंग में होता है कि इतना पैसा लगा, इतना पैसा आपको आ गया। तो समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं स्टेबल टेंजिबल इन्वेस्टमेंट, जो कि किसी तरह का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है, फिजिकल जो स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसको हम देख सकते हैं,
महसूस कर सकते हैं। सड़क है, मान लीजिए कोई सड़क बना रहा है, कोई पुल बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, रेलवे क्रिएट कर रहा है, कोई बना रहा है, मेट्रो बना रहा है, होटल बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, तो ये सब जो है मशीन खरीद के ला रहा है। कोई हॉस्पिटल यहाँ सेटअप कर रहा है, कोई यहाँ फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट लगा रहा है, जैसे पिज्जा हट कोई लगा रहा है। तो मैकडोनल्ड्स का देखिए जगह जगह शुरू हो गया है। तो ये सब क्या है? ये सब है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जो कंपनी कोई स्टॉक एक्सचेंज या इंस्टीट्यूशन के माध्यम से जो पैसा लगता है, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो इन्वेस्टमेंट का काम करती हैं। जैसे आप टीवी अगर देखते होंगे तो आजकल एंजल ब्रोकिंग का बहुत आता है नाम। तो ये सब इस तरह की बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं जो पैसा यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करती हैं, इस देश में उस देश में। तो या तो आप डायरेक्टली खुद, जैसे एक तो तरीका है कि हम खुद डीलिंग करें, कि हम फोन करके बोले हाँ भाई इतना मेरे नाम से शेयर खरीद लो, या हम कंपनी को कर देते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं कि आप मेरे बिहाफ पर ट्रेडिंग कीजिए, आप इतना पैसा आप लगा दे रहे हैं, आप उसमें हमको। तो जैसे भी हो, लेकिन वो कोई ना कोई संस्था के द्वारा पैसा लगता है, तो उसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो दो तरह का फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई, एफआईआई। जो डायरेक्ट हुआ जिसमें कुछ सॉलिड चीज बना, इनडायरेक्ट हुआ जो कि जिसको आप देख नहीं सकते हैं, और जो अनस्टेबल है, आज है कल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां कहा जा रहा है, देखिए अब यहां आते हैं हम लोग कि इंक्रीज, हाँ इन्वेस्ट मतलब पैसा लगाना। कहा जा रहा है कि विथ ग्लोबलाइजेशन इंडिया विल बी एबल टू बेनिफिट अ लॉट एज देयर वुड बी मोर एंड मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कि ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा, विदेशी कंपनियां आएंगी, विदेशी कंपनियां आएंगी तो यहाँ भाई आएंगी किस लिए, कुछ ना कुछ बिजनेस ही करने आएंगी, तो पैसा लगाएंगे ही लगाएंगी। तो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए दिल्ली मेट्रो बना, तो दिल्ली मेट्रो आपको क्या लग रहा है किसके पैसे से बना? उसमें बहुत ज़्यादा पैसा जापान सरकार लगाई। और जापान सरकार भी क्यों लगाई, उसको क्या गरज था? इसलिए लगाई क्योंकि जापान की कंपनी जो थी मित्सुबिशी, वो यहाँ का इंजन और ये सब बहुत सारा चीज बना रही थी, उसका सामान बिक रहा था, तो जापान सरकार ने उसको फाइनेंस कर दिया कि ठीक है, इंडिया धीरे धीरे 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 20 साल में आपको पैसा लौटाया जाएगा धीरे धीरे। तो जितना भी मेट्रो का टिकट्स बिकता था उसका पैसा लौटाने में जाता था, फंड में जो। तो इस तरह से जो है पैसा लगाती हैं सभी सरकारें, हम भी पैसा लगाते हैं दूसरे देशों में, जो हमसे कम डेवलप्ड हैं वहाँ डेवलपमेंट के लिए हम पैसा लगाते हैं ताकि हमारी कंपनियां वहाँ बिजनेस कर सकें, जो हमारी कंपनियां वहाँ वो अपना सामान बेच सकें या जो भी कुछ उसका काम है वो कर सके, तो उसके लिए हम उनको फाइनेंस करते हैं। तो हर देश करता है ऐसे ही। तो जापान सरकार ने लगाया, अभी भी मेट्रो का काम चल रहा है, कितना हजारों करोड़ इसमें खर्च हो रहा होगा, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? इतना पैसा है सरकार के पास? नहीं है, न बिहार सरकार के पास है, और केंद्र सरकार क्यों देगा बिहार को? तो बहुत सारा पैसा यहाँ प्राइवेट कंपनियों का लग रहा है, विदेशी कंपनियों या विदेशी सरकार का लग रहा है, ठीक है, सब मिलजुल के इसमें करते हैं। तो ये होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। कैसे लगाते हैं कि जैसे देखिए, जैसे वो अपना इंजीनियर भेजेंगे, उनका सैलरी हमको नहीं देना होगा, वो देंगे। वो अपना सामान भेजेंगे, उनका पैसा हमको नहीं, वो देंगे। इस तरह से लगता है पैसा। भले पैसे से हम क्या करेंगे? हम किसी से मशीन खरीदते, हम किसी इंजीनियर को हायर करते जिसको सैलरी देते, यही सब ना करते, जो बनाता हमारा, हम सारा जो सामान उसको कंस्ट्रक्शन में लगेगा, मटेरियल लगेगा, वो सब खरीदते, तो वो हमको वही दे देगा, वही दे देगा। समझ गए? मशीन खरीदना है तो वो मशीन हमको दे देगा, उसकी जगह वो पैसा जो भी है कंपनी लगा रहा है तो अपना वो पैसा धीरे धीरे हमसे लेगा। ये हुआ लगाने का मतलब। चलिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं
इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिव पावर। इससे क्या होता है ग्लोबलाइजेशन से कि कंपटीशन बढ़ता है। जितना ज़्यादा कंपनियां आएंगी, हमारी जो यहाँ की कंपनियां हैं उन पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल होगा मार्केट में। अब कस्टमर जाएगा तो उसको 4 तरह का चीज़ दिखेगा, उसका मन करेगा अरे ये खरीद लूँ ये खरीद लूँ, तो फिर वो कंपेयर करेगा कि भाई जो बढ़िया होगा वही लूँगा। तो ऐसे में हमारी यहाँ की कंपनियों पर भी कंपटीशन का दबाव पड़ेगा कि भाई जैसा विदेशी कंपनियां बेच रही हैं उसी तरह का आप भी बनाइए, नहीं तो बिकेगा नहीं आपका। क्या कहा जा रहा है देखिए, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इंडिया वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड कंपटीशन इन द वर्ल्ड मार्केट विच वुड ऑल्सो इनहैंस इट्स इकोनॉमिक स्टेटस। स्टेटस है STATUS, ई वहां छप गया है, स्टेटस TUS। कहा जा रहा है कि जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो उससे हम इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ जाएगा तो उससे लोगों को फायदा होगा और हमारा स्टेटस जो है इकोनॉमिक स्टेटस इनहेंस होगा, मतलब और बढ़ेगा, और हमारा रुतबा आर्थिक व्यापार क्षेत्र में बढ़ेगा। इनहेंस मतलब बढ़ना, इंप्रूव होना। तो देखिए जैसे अभी आपको बोले कि अभी पहले जो है, देखिए हम लोग एक समय वो पुराना वाला जो बल्ब होता था, पुराना बल्ब लाल वाला फिलामेंट वाला, हाँ वो यूज करते थे। तो उस समय कुछ तो लोकल बिकता था, तो लोकल तो हम लोग नहीं लेते थे। तो उस समय यहाँ की कंपनी बिकता था सूर्या, एक तो सूर्या का बल्ब बिकता था, ठीक है, सूर्या का चलता था कंपनी में ब्रांडेड में, और नहीं तो जो है एक आध कंपनी और कहीं कहीं आती, नहीं तो फिर लोकल रहता था जिसका कोई वैसा नामी ब्रांड नहीं रहता था। और उसमें फिर फिलिप्स का बिकता था। तो अब पहले क्या है, अब फिलिप्स का हर जगह मिलता नहीं था और उसका 1 रुपया कॉस्ट ज़्यादा होता था। ये जो है आता था पहले 4 रुपए का आता था, तो वो 5 रुपए का फिलिप्स का बल्ब आता था। और फिर सूर्या का बल्ब 5 रुपए का मिलता था, तो फिलिप्स का बल्ब 6 रुपए का मिलता था। तो 1 रुपया ज़्यादा होने से बहुत कम लोग खरीदते थे। सब जो है देखते थे सूर्या 5 रुपए का खरीदे, नहीं तो लोकल 4 रुपए का आता था। लोकल वाला का कोई गारंटी नहीं होता था कब जलेगा कब खत्म हो जाएगा। सूर्या ठीक ठाक होता था, लेकिन फिलिप्स का क्वालिटी और देखने में लुक वगैरह सब बेहतर। तो देखिए उस समय ऑप्शन नहीं था, लोकल ही बिकता था तो लोकल ही खरीदो। अब वो होता क्या था, फ्यूज हो जाता था तुरंत, ले गया पता चला 1 हफ्ता बाद फ्यूज हो गया, थोड़ा सा वोल्टेज हाई हुआ फ्यूज हो गया। तो हम लोग ऐसे में मजबूर थे, सूर्या ठीक ठाक था सूर्या, तो सूर्या खरीदते थे। फिलिप्स का कहते थे तो वो हम जो हमारा रेगुलर दुकानदार था तो वो कुछ हमारे लिए पीस खरीद के ले आता था कि भाई, क्योंकि बोलता था सर बिकता नहीं, कोई लेता नहीं, महंगा 1 रुपया ज़्यादा दाम, बहुत महंगा लोग को लगता है। फिलिप्स का बड़ा रेपुटेशन था कि फिलिप्स का, आज भी आप जाइएगा फिलिप्स का सामान बल्ब बल्ब खोजिएगा ये सब, तो सब जगह नहीं मिलता है, सब जगह नहीं रखता है। अभी भी आप बहुत सारा चीज़ खोजिएगा फिलिप्स का, सब दुकान में नहीं मिलेगा, वो यहीं का इंडियन ब्रांड सब रखेगा, जो है जो भी हेवल्स वगैरह रखेगा या कुछ कुछ और रखेगा, लेकिन फिलिप्स का नहीं मिलेगा जल्दी आप। तो कहने का मतलब है कि जब फिलिप्स आई या और कंपनी आई तो उससे यहाँ की कंपनी पर भी दबाव बढ़ा कि वो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए। जैसे सूर्या, तो सूर्या का भी पहले उतना अच्छा नहीं आता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पैकेजिंग इंप्रूव किया इसने, अपना पैकेट अच्छा रखता था और अच्छा क्वालिटी उसका होने लग गया। तो या देखिए गाड़ियों के मामले में देख लीजिए, गाड़ी के मामले में यहाँ पहले एक आध कंपनी था जो स्कूटर टू व्हीलर बनाता था, उसके बाद यहाँ विदेशी कंपनी आ गई LML, जिसका LML वेस्पा, ठीक है। तो ये दो कंपनी का था, LML अलग कंपनी है, LML जो है ये शायद इटली की कंपनी है, इटली इटली। हाँ हाँ फ्रीडम आया था इसका, मोटरसाइकिल एक आया था लास्ट में, उसी समय करिश्मा आया था, इसका CBG आया था, और इसका फ्रीडम निकाला था इसने उसके बाद LML कंपनी। तो एक कुछ साल बाइक बनाया, फिर वो बंद हो गया। अब नहीं आता है।
नहीं नहीं, एलएमएल बाइक स्कूटर सब बंद कर दिया, अब खाली स्कूटी यहाँ आता है उसका। एलएमएल का केवल स्कूटी? हाँ स्कूटी आता है, महंगा होता है उसका स्कूटी, इसलिए कम बिकता है। जैसे वही मैं बता रहा था आपको कि जब यहाँ स्कूटर का कंपनी शुरू में था यहाँ बजाज, तो बजाज का अगर चलता था तो ठीक ठाक था, लेकिन वैसा बहुत ये नहीं था। और एलएमएल जब आया जो कि देखने में बहुत सुंदर था और उसका परफॉर्मेंस, माइलेज, इंजन सब बहुत बढ़िया था, तो बजाज पर भी दबाव पड़ा कि नया नया मॉडल का स्कूटर लाए। तो धीरे धीरे बजाज ने भी अपना मॉडल इंप्रूव किया, क्योंकि एलएमएल का कीमत था लगभग उतना ही, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ता था एलएमएल, लेकिन उसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर था, बहुत बढ़िया। एलएमएल बाइक को पीछे छोड़ने वाला स्कूटर था, ऐसा अभी भी हम यूज करते थे, कुछ साल पहले तक हमारा है रखा हुआ, गांव में रखवा दिए, बाइक को पीछे छोड़ देता, इतना बढ़िया उसका था। तो विदेशी कंपनियों के आने से क्या हुआ, यहाँ की कंपनी पर भी दबाव पड़ा। उसी तरह आप देख लीजिए हीरो होंडा, आज बजाज, और आज हीरो और बजाज इस सब पर आज देखिए कितने कंपनी के आज बाइक इंडिया में बिक रहे हैं। तो उनसे इन पर भी दबाव पड़ा कि अपने मॉडल इंप्रूव करिए, नए नए मॉडल लॉन्च कीजिए, और उस प्राइस में आप बेहतर कस्टमर को मॉडल दीजिए। तो कंपटीशन के कारण देखिए लोगों को एक बेहतर, अपने पैसे का बेहतर यूज मिल रहा है, उसी पैसे में आज उसको ज्यादा फंक्शन वाले जो है प्रोडक्ट्स, ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो कंपटीशन बढ़ने से डेफिनेटली लोगों का फायदा होता है, और कंपनियों का भी कहिए तो फायदा होता है, क्योंकि देखिए बिना प्रेशर कोई काम नहीं, आदमी स्वभाव से ही आलसी है। तो जब तक उसको कंपटीशन नहीं होगा, सोचेगा अरे जैसे तैसे बिक ही रहा है तो क्या मतलब है, लोग खरीद ही रहे हैं, उनको ऑप्शन कौन, और खरीदेंगे कौन। लेकिन जहां दूसरा आ गया और लोगों के पास दूसरा खरीदने का ऑप्शन हो गया, तब उसको टेंशन हो जाएगा, अरे नहीं अच्छा बनाऊंगा तो उसका खरीद लेंगे, तो फिर वो अपना इंप्रूव करेगा क्वालिटी, समझ गए। तो ये हमारा कंपटीशन से फायदा होता है, और उससे हमारा इकोनॉमिक स्टेटस भी इंप्रूव होता है कि हाँ भाई यहाँ इतनी कंपनियां यहाँ काम करती हैं, बनाती हैं। थर्ड पॉइंट है फैसिलिटेट्स न्यू टेक्नोलॉजी। फैसिलिटेट्स न्यू टेक्नोलॉजी, फैसिलिटेट्स मतलब सुविधा करना, आसान करना, आसान बनाना, आसान बनाना या सुविधा देना। देखिए कह रहा है फैसिलिटेट्स न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि नए टेक्नोलॉजी को का आना आसान कर देता है, क्योंकि विदेशी कंपनी आएगी तो नया नया टेक्नोलॉजी लाएगी अपने साथ। अब यहाँ की कंपनी रहेगी, वो क्यों नया टेक्नोलॉजी पर पैसा खर्च करेगी, उसका अपना ही जो काम चल रहा है उसी से परेशान रहती है कि भाई कैसे कैसे तो काम चल रहा है, उसको कहिए कि नया अरे क्यों नया नया टेक्नोलॉजी, भाई किसके पास इतना पैसा है लाने। जब वही विदेशी कंपनी आएगी तो अपने साथ नया टेक्नोलॉजी लाएगी। अब वो जब नया टेक्नोलॉजी लाएगी तो यहाँ की भी कंपनी मजबूर हो जाती कि अरे भाई वो नया टेक्नोलॉजी लाए, हमको भी लाना पड़ेगा, तो वो भी नया टेक्नोलॉजी लाएंगे। तो इससे क्या होता है ग्लोबलाइजेशन से, कि नया टेक्नोलॉजी आसानी से हमारे यहाँ आने लगता है। तो देखिए विथ ग्लोबलाइजेशन इंडिया इज एबल टू यूज न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। अपना प्रोडक्शन का क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, नया टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आसानी से आने लगता है। तो ये फायदा होता है ग्लोबलाइजेशन का। नहीं तो जहां ग्लोबलाइजेशन नहीं है वहां पुराने टेक्नोलॉजी से काम चल रहा है, बहुत पुराने टेक्नोलॉजी से चल रहा है, क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन है नहीं, उनको वही खरीदना है। तो वो भाई वो जो बेच रहा है सो बेच रहा है, वो क्यों करेगा। आज ही देखिए, जैसे आज मैं बताऊं आपको, एसी का देख लीजिए, एसी का देख लीजिए, कॉमन यूज का चीज है, सभी लोग की जरूरत की चीज है लगभग। तो एसी जो है पहले आता था उसको कहते थे नॉन इन्वर्टर या फिक्स्ड स्पीड कहते थे, यानी वो एक ही पावर से चलता है, कांस्टेंट पावर से। तो वो बिजली ज्यादा खाते थे, बिजली ज्यादा खर्च करते थे, बहुत ज्यादा। एसी खरीदने से ज्यादा उसको मेंटेन करना, उसको चलाना महंगा पड़ता है, क्योंकि बिजली बहुत खर्च करता था।
एसी खरीदना बहुत ये नहीं होता है कि एसी खरीदना बहुत आसान है, बहुत कोई ज़्यादा पैसे में नहीं बहुत आता है, लेकिन उसको आप चला के देखिए, अच्छे अच्छे लोग चलाने में फिर बहुत खर्च पड़ता है। तो बिजली बहुत खाती थी। अब यहाँ जो भी एक दो कंपनी का बिक रहा था, वो देख रहा था कि भाई बिक रहा है, लोगों का जिसको खरीदना है वो खरीदेगा, ऑप्शन क्या है। लेकिन धीरे धीरे जब और कंपनी आने लग गई, नया नया टेक्नोलॉजी बनाने लग गई, फिर आ गया इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होता है कि वो जो जरूरत के हिसाब से बिजली यूज करता है। अभी ज्यादा जरूरत नहीं है बिजली का, लोग कम है कमरे में, तो वो कम कर देगा पावर अपना। लोग बढ़ जाएंगे कमरे में, तो वो पावर ठंडा करने का बढ़ा देगा, बिजली भी खर्च बढ़ जाएगा। तो वहां क्या होता है कि वो अपना जरूरत के हिसाब से तो बिजली काफी बचा देता है पहले के मुकाबले में, ठीक है। तो नया नया तरह का टेक्नोलॉजी आने लग गया। आज देखिए, पहले आया इन्वर्टर, फिर कहते हैं डबल इन्वर्टर, ट्रिपल इन्वर्टर, इतने टेक्नोलॉजी का एसी बिक रहा है मार्केट में। और पहले एक ही टेक्नोलॉजी था और एक ही कंपनी था, एक ही दो कंपनी आता था। आज देखिए, आज आपको 20 कंपनी, तो मैं आपको गिना दूंगा। तो जैसे जैसे कंपनीज ज्यादा से ज्यादा आती हैं, उससे क्या होता है, नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने लगता है, सब उसको मजबूर हो जाता है। जो पहले का उसको भी मजबूर हो जाता है कि हम नया टेक्नोलॉजी नहीं तो बिकेगा नहीं हमारा। तो ये फायदा होता है और हमारा प्रोडक्शन का क्वालिटी उससे बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4, अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी कंज्यूमर गुड्स। इससे क्या होता है, जब नया नया टेक्नोलॉजी, नया नया कंपनी आने लगता है, तो हमारे बाजार में अच्छे अच्छे क्वालिटी के गुड्स अवेलेबल होने लगते हैं। आज आप जाइए बाजार में, आप यहीं चले जाइए, सामने उदाहरण है, यहाँ चौक पर आदित्य विजन, या बहुत जगह है इन पटना में। देखिए, पटना की कंपनी है आदित्य विजन, इतने सारे ब्रांच। आज देखिए, वहां जाइए, आपको हर ब्रांड का इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। जो भी नामी फॉरेन ब्रांड्स या इंडियन ब्रांड्स हैं, उनका आप जाइए, आपको मिल जाएगा। तो क्या है कि आपको तरह तरह का बढ़िया स्टैंडर्ड का गुड्स इजीली अवेलेबल हो गया है। और उससे भी खरीदना है सस्ता, तो आप अमेजन आपके ऐप में आ गया है। बहुत सा, वो तो 10 ब्रांड देगा आदित्य विजन, या 5 ब्रांड देगा। आपको अमेजन पर तो हर चीज का 20-20 ब्रांड मिलेगा। कितना ब्रांड मिलेगा कोई हिसाब नहीं, कहीं भी वर्ल्ड में बनता होगा और ठीक ठाक होगा तो आपको मिल जाएगा। तो क्या बोला यहाँ पॉइंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी कंज्यूमर गुड्स, आपको अच्छे क्वालिटी का। जैसे देखिए, अभी मैंने डीवीडी मंगाया, डीवीडी बहुत कंपनी का आता है, फ्रंटेक का भी आता है जो यहाँ बेंगलोर की कंपनी है, एक राइटेक्स आता है यहाँ की कंपनी है, या आपका मोजर बेयर का आता है, जो भी वहाँ की, यहाँ की है, मिल के है यहाँ के बाहर की कंपनी के साथ। और फिर है सोनी का आता है, और एचपी, ये सब का और भी कई कंपनी आता है, लेकिन यहाँ नहीं। तो मैं ये सब भी ले सकता था, लेकिन मुझे क्वालिटी चाहिए था कि जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जिसका काफ़ी दिन तक जो है अच्छा रहे, क्वालिटी खराब ना हो। तो मैंने एचपी का मंगा लिया, मुझे ला के घर पे दे दिया। एचपी और सोनी, दे आर द बेस्ट क्वालिटी। तो क्या हुआ, आसानी से मुझे हाई क्वालिटी का गुड्स जो है अवेलेबल हो गया, या किसी को भी अवेलेबल है। आज देखिए, मैं देखता हूँ, गांव में भी जाता हूँ, लोग को देखता हूँ, गांव में भी लोग बहुत तरह का चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अमेजन ये सब के माध्यम से उनको आसानी से उसका मिल जाता है, डिलीवरी हो जाता है। तो यही कह रहा है, देखिए क्या लिखा है, ग्लोबलाइजेशन हैज मेड अवेलेबल टू इंडिया हाई क्वालिटी कंज्यूमर गुड्स एट अ चीपर रेट, कम दाम पर हाई क्वालिटी का। आप जाइए लोकल प्रोडक्ट में लीजिए, आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। आप ऑनलाइन खरीदिए, सस्ता आपको पड़ेगा, बढ़िया क्वालिटी का। हम बहुत देखे, हम तो बता रहे हैं कि जब दिल्ली रहते थे एज ए स्टूडेंट भी, तो हम लोग जो राशन भी लेना होता था वो लोकल मार्केट से नहीं लेते थे, हम लोग अमेजन से मंगाते थे। उसमें हम लोग का सस्ता पड़ता था और वो घर पर ला के डिलीवरी भी दे देता था। बाहर से जाने लाई तो फिर गाड़ी खरीद करना रहता था उसको लाने के लिए। मंथली राशन हम लोग जब स्टूडेंट के तौर पर रहते थे, मेस अपना चलाते थे, 10 लोग 15 लोग जितने भी रहे, तो
उसका सामान एक बार मंथली ले आते थे, तो खरीदने गए तो पता चला गाड़ी भी करके लाना पड़ा, इतना सामान हो जाता था, गाड़ी से लाना, उसका गाड़ी का खर्च अलग पड़ता था। फिर लोकल में जो मिल रहा है उसको खरीदिए। और जब मैं दिल्ली में बता रहा हूँ कि वहाँ नहीं अच्छा अच्छा प्रोडक्ट मिलता था, तो ये सब तो पटना और बाकी शहर का तो छोड़िए। तो हम लोग क्या करते थे, फिर देखिए अमेजन से ऑर्डर कर दिए, ला के बढ़िया से कार्टून में पैक करके सब दे दिया और कम दाम कर दिया। तो हमारा एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बच गया और क्वालिटी जो हमें चाहिए जैसा सामान वो सब मिल गया और कम दाम पे मिला, ला के दे दिया। तो हम लोग अमेजन का सामान भी उसी से मंगाते थे। घी वगैरह भी जो है वो नहीं, आसपास में अमूल का ही घी जो है बढ़िया पैकेट नहीं मिलता था लोकल मार्केट में, वो खाली पाउच वाउच या कुछ कुछ रखता था। अमेजोन से ऑर्डर कर दिया, अमूल का घी फर्स्ट क्लास कैन वाला पैक ला के देता था और कम दाम पे देता था। तो लोकल प्रोडक्ट भी कई बार, जैसे जो वहाँ के ही प्रोडक्ट हो, जरूरी नहीं कि फॉरेन कंपनी सब चीज हो, वो भी हर जगह नहीं मिलते हैं, क्योंकि हर जगह जानते हैं, क्योंकि लोकल प्रोडक्ट पे कमीशन बहुत ज्यादा होता है। सब दुकानदार बेचेगा लोकल सामान, क्योंकि उस पर कमीशन ज्यादा होता है। जो स्टैंडर्ड सामान होता है उस पर कमीशन कम होता है। दिल्ली में तो ये हाल था कि दूध लेने जाइए तो दूध बहुत कंपनियों का बिकता था, और अमूल का खोजिए तो नहीं मिलेगा, डेयरी मिल्क का खोजिए नहीं मिलेगा, बाकी सबका दूध मिलेगा लोकल जहां तहां, क्योंकि उसमें उसको कमीशन बचता था ज्यादा। अमूल पर फिक्स होता है प्राइस, कमीशन फिक्स होता है। अमूल और मदर डेयरी का एक पाउच पर उसको 25 पैसा मात्र फिक्स होता है कमीशन, 25 या 50 पैसा, और ये सब पर उसको ज्यादा सेल होता है, 1-1 रुपया 2-2 रुपया बचा लेता है लोकल। तो लोकल ही रखता था सब दुकानदार जो। अब हम लोग को खोजना पड़ता था कि कहाँ अमूल का दूध रख रहा है, ये हाल था दिल्ली जैसे शहर में। मैं बता रहा हूँ बहुत जगह ऐसा हो जाता है। तो उसमें जो है हम लोग को आसान पड़ता था कि ठीक है भाई ऑनलाइन मंगा लिए जो चीज मंगाना है। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी कंज्यूमर गुड्स। आपको किसी भी तरह का चीज आज, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़े हो, ग्रोसरी हो, कोई भी सामान, हर चीज आपको हाई क्वालिटी का अवेलेबल हो पाया है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। नंबर 5, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू मार्केट। उसी तरह भाई हमारे भी तो कंपनियां हैं, ग्लोबलाइजेशन होने से उनको भी तो दूसरे देश में जाने का मौका मिलेगा, अपना सामान बेचने का मौका मिलेगा। हमारे यहाँ का भी बजाज है, टाटा है, बहुत सारा उषा कंपनी है, बहुत सारा कंपनी है जो हमारे यहाँ का, वो भी अच्छा है और उसका भी बहुत देशों में बिकता है, क्योंकि वहाँ वो भी नहीं है, वो भी कंपनी वैसी भी कंपनी नहीं। तो देखिए, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन अ वे टू रीच वर्ल्ड मार्केट्स विल बी ओपन्ड फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। ये कहा है कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए भी हर तरह का दुनिया का मार्केट का रास्ता खुल जाता है ग्लोबलाइजेशन से, इसलिए भी ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए फायदेमंद है। क्या कह रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू मार्केट। इतना बढ़िया से तो हेडिंग वगैरह दे के आपको आंसर सब दे दिया गया है कहीं भी लिखने के लिए। नंबर 6 जो है, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये तो लगभग रिपीट हो गया, पहले आपको एक पॉइंट बता ही चुके हैं कि क्वालिटी जो है प्रोडक्ट का इंप्रूव कर जाता है। देखिए, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हैज आल्सो बीन रेज्ड ड्यू टू पावरफुल इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बताया ही आपको कि कंपटीशन होता है, बाहर से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आने लगते हैं, तो यहाँ के प्रोडक्ट्स भी जो है अपना तरह तरह का क्वालिटी करने लगते हैं। जैसे देखिए, मैं अमूल का ही उदाहरण देके समझाता हूँ आपको। अमूल कंपनी है, इसका चॉकलेट बहुत सालों से बनाती है। चॉकलेट जो है अमूल, हम जब बच्चे थे तब भी अमूल का चॉकलेट आता था, और बहुत ही बढ़िया से पैकेट इसका रहता था, बिल्कुल सॉलिड पेपर का, हार्ड पेपर का, बढ़िया कार्टून टाइप पैकेट रहता था। उसमें 2 लेयर में पैक अंदर किया रहता था अमूल का चॉकलेट, खाते थे बचपन में। इधर 15-20 सालों से वो बंद हो गया था, नहीं बिकता था, कहीं अमूल का चॉकलेट नहीं बिकता था, क्योंकि नेस्ले कंपनी आ गई थी, जिसका कैडबरी या डेयरी मिल्क ये सब जो है, कैडबरी जो है, तो वो बिकता था। और अमूल का चूंकि कोऑपरेटिव कंपनी है, किसी को मतलब नहीं था कि बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, ध्यान नहीं देता था लोग। अमूल का तो चॉकलेट वगैरह बंद ही हो गया था, और खाली कैडबरी डेयरी मिल्क बिकता था।
आज और भी कई तरह की कंपनियां, जैसे हम लोग कहीं कहीं जाते थे या ऐसे हम लोग का सर्किल था कि हम लोग तो फॉरेन का भी चॉकलेट मिल्क खाते थे, जो कि इंडिया में अवेलेबल भी नहीं होता था। हमारे दोस्तों के पेरेंट्स जाते थे फॉरेन घूमने उमने तो लेके आते थे, तो हम लोग खाते थे, या यहाँ दिल्ली वगैरह में कहीं कहीं मिलता था बड़े शहरों में। तो जैसे एक फेरेरो रोशर का होता है चॉकलेट, जो काफ़ी महंगा होता था, अभी भी होता है, थोड़ा कम किया है दाम, लेकिन उसका अभी भी दाम काफ़ी होता है। आज इंडिया में आपको 20 कंपनी के चॉकलेट बिकते हैं, और विदेशी कंपनियों के आने से इतना प्रेशर पड़ा। आज देखिए आप डेयरी मिल्क का ही जाइए देखने, आपको डेयरी मिल्क में 20 वैरायटी मिल जाएगा। डेयरी मिल्क में ही पहले एक ही डेयरी मिल्क ही कहता था लोग, चॉकलेट का मतलब डेयरी मिल्क, और वो एक ही तरह का था, उसमें एक दो वैरायटी कहीं कहीं लोग खाते थे कि फ्रूट एंड नट आता था, ठीक है, एक आध और क्रैकल और कुछ कुछ आता था, जो हर जगह नहीं बिकता था। आज आप जाइए अमूल कंपनी का, आपको 20 तरह का ज़्यादा चॉकलेट मिलेगा अमूल कंपनी का, और बहुत ही बढ़िया, और सबसे मतलब बेहतर प्राइसिंग में भी, सबसे प्राइस कम और क्वालिटी भी बेहतर। अमूल का 20 नहीं, मैं तो कर रहा हूँ 30-40 तरह का चॉकलेट अमूल का आ रहा है और बिक रहा है। हमें बड़ा अच्छा लगा जब यहाँ देखे कि अरे भाई मिल रहा है पटना में, गए देख रहे हैं कि वैरायटी भी रख रहा है, 9 to 9 वगैरह में जो है उसका बहुत सारा वैरायटी रखता है। तो अमूल भी आज कॉम्पिटिटिव हो गया, जो पहले बंद ही कर दिया था, और जो कैडबरी है उसका भी बहुत वैरायटी आ गया है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो भी हैं, नेस्ले है जिसका किटकैट वगैरह और आता है, या और भी कंपनियां हैं। तो आज बहुत तरह का चॉकलेट बिक रहा है। तो यही कह रहे हैं कि विदेशी कंपनियों के आने से हमें तरह तरह के प्रोडक्ट कंपनियां भी यहाँ की भी बना, क्योंकि उनको बेचना है, नहीं तो बिकेगा नहीं। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट है नंबर 7, बैंकिंग एंड फिनेंशियल रिफॉर्म्स। अब ग्लोबलाइजेशन होने से क्या होता है कि बैंकिंग के तौर तरीकों में भी सुधार करना पड़ता है, और फाइनेंस के तरीकों में भी सुधार हो जाता है, क्योंकि नई नई कंपनियां आती हैं, उनकी नई नई ज़रूरतें होती हैं, उसके हिसाब से नए नए तरह का उनको भी करना पड़ता है। जैसे देखिए बैंकिंग में ही बताएं कि ICICI एक समय कंपनी आई, HDFC आई, इनके आने से एटीएम वगैरह के क्वालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। पहले जो एटीएम होते थे, पहला एटीएम SBI का आया था, तो SBI ये सब का एटीएम अक्सर खराब रहता था, अभी भी रहता है, बहुत जगह जाइए, अभी तो खैर ठीक चल रहा है, लेकिन बीच में बहुत खराब, आज से मतलब 7-8 साल पहले बड़ा खराब हालत रहता है। कहीं जाइए SBI का एटीएम तो पता चलेगा खराब है, पैसा नहीं है, जो भी। अभी ठीक रहता है, अभी मैं नहीं कहूँगा, अभी लगभग सब फंक्शनल रहते हैं, टाइट मैनेजमेंट हो गया इधर SBI का। तो जब ये HDFC कंपनी आई या ICICI आई, जो कि प्राइवेट बैंक्स थे, तो इन्होंने अपना बढ़िया बढ़िया बड़ा शानदार एटीएम लगाते थे, या ऑफिस अपना बड़ा शानदार रखते थे। इनके आने से बैंकिंग में भी सभी बैंकों पर, पहले देखिए बैंक लगता था सरकारी कार्यालय, SBI तो चले जाइए तो और लगता था सरकारी कार्यालय, सरकारी दफ्तर लगता था, भीड़ लगा हुआ है, किसी को कोई मतलब नहीं है, जहां तहां जैसे तैसे, बैठने का भी नहीं जगह रहता था, मतलब क्या बताएं, बहुत शिकायत हमको तो है। अब खैर SBI का अपना मजबूरी होगा कि उसका ब्रांच भाई हर जगह उसको खोलना पड़ता है, उसको इतना स्टाफ नहीं रहता है, जो भी चीज़ है प्रेशर काफ़ी रहता है, जो भी हो, लेकिन मतलब SBI में जाना लगता था कि जैसे सरकारी दफ्तर में जा रहे हैं, हेडेक हो जाएगा। और प्राइवेट बैंक चले जाइए तो लगता था कि होटल में जा रहे हैं, वहाँ जाइए एकदम खाली रहेगा, भीड़ भाड़ नहीं, तुरंत गार्ड आएगा, हाँ सर क्या है। हम लोग स्टूडेंट थे तब ICICI में टोकन सिस्टम होता था कंप्यूटराइज्ड, कि गए एंट्री, वहाँ टच किए अपना स्क्रीन पर, आपका तुरंत टोकन ऑनलाइन, वहाँ स्क्रीन लगा हुआ, उस पर आ गया टोकन नंबर, ये आपको अपने आप बैठ जाइए, एकदम AC वेसी लगा हुआ, बैठ जाइए, आपको अपने नंबर आएगा, टोकन आपको कॉल करे, अनाउंस करेगा कि टोकन नंबर दिस, गए अपना दिए, हो गया काम, चले आए। SBI में जाइए, लाइन में लग जाइए, देखिए लंबी लाइन आपको मिलेगा, हर काउंटर पर 50 लोग खड़ा है भीड़ भाड़ में ठीक है,
चलिए, ऐसा इसको पर्सनली कुछ नहीं लीजिएगा, हम जो है इन जनरल जो है बात कर रहे हैं। तो जो है मतलब क्योंकि ठीक है गवर्नमेंट से रिलेटेड था, थोड़ा सा वहाँ वो होता है, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ जो भी होता है उनका। कहने का मतलब मेरा जो कहना है कि बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ प्राइवेट बैंक्स के आने से। वो भी अपनी सुविधा तरह तरह का इम्प्रूव किए लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए। अब वैसे ही देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ आज आप एटीएम में जाइए, बहुत जगह एसी लगा रहेगा, एक का भी एसी नहीं चलेगा, सबका एसी खराब रहेगा या बंद रहेगा या जो रहेगा। गार्ड खुला वो छोड़ के और कहीं भैया अपने गाड़ी बंद करके बैठा रहेगा अंदर एसी में। तो बहुत मिसयूज होता है। ठीक है, प्राइवेट में जाइए देखिए आपको ठीक रहेगा, फर्स्ट क्लास। एचडीएफसी किसी एटीएम में जाइए आपको देखिए वर्किंग मिलेगा, आईसीआईसीआई के एटीएम में चले जाइए आपको वर्किंग मिलेगा, एसबीआई के एटीएम में आपको मुश्किल है कि किसी में एसी चलता रहता है। तो बैंकिंग में भी बहुत रिफॉर्म्स आए, और फाइनेंशियल में भी जो फाइनेंस की कंपनियां हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंटरनेशनल कंपनी है। तो इन सब के आने से यहाँ की जैसे एक रेलीगेयर कंपनी है जो यहाँ, तो ये सब इंडियन, तो इनके भी फॉरेन की कंपनी से आने से उनका नया नया तौर तरीका काम करने का तौर तरीका ये सब से होके यहाँ सुधार हुआ यहाँ की कंपनियों। तो वही कहा जा रहा है, देखिए ग्लोबलाइजेशन वुड डेफिनेटली हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट सर्टेन रिफॉर्म्स यानी सुधार इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स विच वुड मेक ट्रांसफर ऑफ मनी इजी, जिससे कि मनी का ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा। आज तो देखिए बैंकों का मतलब ही खत्म हो गया है, आज बैंक आने जाने का मतलब ही खत्म हो गया है, सब कुछ आपका मोबाइल से हो रहा है, यूपीआई से हो रहा है, ऐप से हो रहा है। तो आज बैंक जो है कम पढ़े लिखे लोग खाली जाते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, गांव के लोग हैं, ये सब जाते हैं। आज कोई पढ़ा लिखा आदमी बैंक नहीं जाता है, किस लिए जाएगा, सब काम तो ऐप से हो जा रहा है। और इसीलिए सभी बैंकों ने अपने अपने ऐप बना भी दिए कि बैंक पर आप ब्रांच मत आइए, ब्रांच पर अननेसेसरी भीड़ मत कीजिए, हमें भी परेशानी होती है। आप जब मोबाइल ऐप से कर सकते हैं मोबाइल ऐप से कीजिए, एटीएम से कीजिए। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन द इफिशियंसी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, जो हमारे स्किल्ड ह्यूमन वर्किंग फोर्स है, वर्क फोर्स है, काम करने वाले जो लोग हैं, उनका भी इफिशियंसी यानी प्रोडक्टिविटी, उनका क्वालिटी इम्प्रूव हुआ है। क्योंकि भाई विदेशी कंपनियां आती हैं, बहुत टाइट रखती हैं, हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे बिहेव करना है लोगों के साथ। तो उसकी वजह से यहाँ के भी लोगों का कामकाज करने का तौर तरीका सब सुधरा है, अपने स्किल्स को उन्होंने इम्प्रूव किया है। हम लोग कॉलेज में थे तो कंपनियां आती थी रिक्रूट करने, बहुत कंपनियां, हमारे समय 100 कंपनियां से ज़्यादा आई थी, और पहले ही 3 कंपनी में सब प्लेस हो चुका था लड़का लोग, सबको 3-3 जॉब ऑफर पता चला मिला हुआ था, ये हाल था प्लेसमेंट का। तो जैसे जो कंपनियां सब आती थी जितने भी हैं, उसमें उस समय आती थी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जो आती थी, तो जनरली बाकी कंपनियों का 3 लेवल में एग्जाम होता था। पहले फर्स्ट हुआ एक पीटी टाइप का होता था, फिर एक रिटर्न एग्जाम, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता था। ये जो है 7 से 8 फेज में एग्जाम लेते हैं, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट उस समय लेते थे। 7 से 8 बार टेस्ट में जब क्वालिफाई तब सिलेक्शन करते थे। तो इनके आने से क्या होता था कि बाकी भी जो लोग थे वो हो जा रहे भाई बहुत, तो तैयारी अपना स्टूडेंट्स जो है और बेहतर कर लेते थे, तभी तो उनको सोचिए 3-3 जॉब ऑफर सबको मिला हुआ था, जिसमें ज्वाइन करना है कीजिए। तो इससे क्या होता है कि इफिशियंसी जो है लोगों का वो बढ़ जाता है, वो प्रेशर में आ जाते हैं कि भाई हमको अपना स्किल इंप्रूव करना होगा, नहीं तो कंपनी में हमको मिलेगा नहीं नौकरी। एक से एक कंपनी है भाई, सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, या और इंजीनियरिंग फील्ड में। देखिए द मेन एरियाज ऑन विच ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेंट्रेट्स इज
इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशनल एंड टेक्निकल एरियाज। ग्लोबलाइजेशन का जो फोकस होता है वो होता है कि एजुकेशनल और टेक्निकल इसमें इम्प्रूवमेंट। भाई ग्लोबलाइज कंपनी आएगा तो क्या है उसमें, या तो इंजीनियर लोग काम करेंगे या नॉर्मल आदमी काम करेगा जो नॉर्मल पढ़ा लिखा होगा। तो अगर नॉर्मल पढ़ा लिखा भी है वो अगर और अच्छा पढ़ा लिखा होगा तो बेहतर काम करेगा, और इंजीनियर हैं वो ज़्यादा बढ़िया उनके टेक्निकल नॉलेज होगा तो ज़्यादा बढ़िया काम करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन कंपनी कोई आता है यहाँ तो क्या खोजता है, भाई टेक्नोलॉजी तो वो अपने साथ ला रहा है, मशीन वो अपने साथ ला रहा है, यहाँ क्या खोजता है, यही ना खोजता है कि यहाँ जो काम करने वाले हों वो अच्छे हों, स्किल्ड हो, जिस तरह का भी काम करने वाले। अगर इंजीनियर है तो बढ़िया इंजीनियर हो, अगर वर्कर है, लेबर है, तो वो अच्छा पढ़ा लिखा हो ताकि उसको जो समझाया जाए वैसे समझ के काम कर सके। तो यानी कि उसका कंसर्न किस बात पर होता है, एजुकेशन और टेक्निकल नॉलेज पर। कि जो टेक्निकल नहीं है, नॉन टेक्निकल है, नॉन डिग्री वाला है, तो वो एजुकेशन उसका ठीक हो ताकि पढ़ा लिखा हो, और जो डिग्री वाला है तो उसका डिग्री अच्छे क्वालिटी का हो। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन इन्हीं पर फोकस करता है। किस पर, देखिए द मेन एरिया ऑन विच ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेंट्रेट्स इज इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशनल एंड technical areas. With it, there would indeed be a sharp increase in the efficiency of human capital. तो इसके ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा, अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है, जो हमारे यहाँ अच्छे पढ़े काम करने वाले लोग हैं, उनका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। इंजीनियर का मैं आपको बात बताऊं क्योंकि आप भी रहे उस फील्ड से। बेंगलोर में काम करने वाले इंजीनियर और दूसरे जगह काम करने वाले इंजीनियर को आप देख लीजिए, दोनों का बहुत फर्क होगा। बेंगलोर में काम करने वाला जो अगर ठीक ठाक कंपनी में काम, बहुत तेज तरार होगा, और बाकी जगह इंजीनियर तो हर जगह नौकरी कर रहे हैं, पटना में भी बहुत इंजीनियर काम कर रहे हैं, उसको पूछ लीजिए कुछ तो उसको पता नहीं चलता है। ठीक है, दिल्ली में भी काम करते हैं लेकिन दिल्ली वाले भी उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं रहते। बेंगलोर में जो काम कर रहा है उसको देख लीजिए, उसका अलग ही क्वालिटी हो। हैदराबाद में जो कर रहा है उसको देख लीजिए, उसका अलग ही क्वालिटी, क्योंकि वहां पर ग्लोबल कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं और उनके आने से सब पर कंपटीशन होता है, इंजीनियर्स पर भी, कि हम अपना स्किल्स को अपडेट रखें या नया नया स्किल्स, नया नया चीज़ सीखें, तभी हमको कंपनी रखे। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है कि हमारा जो मैन पावर है, जो वर्कफोर्स है हमारा, उसका भी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन कैपिटल है हमारा, उसका भी इफिशियंसी बढ़ जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि मेरी सिस्टर का ऑपरेशन हुआ है दिल्ली में, रोबोट से हुआ है, रोबोट से हुआ है ऑपरेशन। ठीक है, तो दिल्ली में है एक BL कपूर हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल करोल बाग में, तो वहाँ जो है रोबोट से हुआ है। कैसे हुआ, पेट में 4 जगह छेद किया, वहां कट लगाया और जो निकालना था निकाल लिया। स्टोन हो गया है, स्टोन हो गया था? नहीं स्टोन नहीं हुआ था, कोई ये ऑर्गन कोई वो हो गया था, बढ़ गया था, उसको निकालना था जो, तो अपना 4 जगह छोटा छोटा छेद किया, बिल्कुल एक्यूरेट, क्योंकि उसको पूरा पेट काटने की जरूरत नहीं है। अगर आदमी से कराते तो क्या करता, पूरा पेट काटता पहले, तभी ना निकालता उसमें से। उसने क्या किया, अपना मेजर कर लिया स्कैन करके कि कहाँ कहाँ से हमको कट लगाना है, तब छोटा माइन्यूट जो छेद किया वहां कट लगाया और फिर उसको अपने आप निकल गया। तो कहने का मतलब, अब देखिए आपको, देखिए दिल्ली में जो हम लोग एक समय सोचते थे कि रोबोट से सर्जरी होगा, आज हो रहा है, हो रहा है। तो ये क्या हुआ कि अब हमारे भी जो डॉक्टर्स हैं वो, उन पर प्रेशर पड़ रहा है, ग्लोबल विदेशी सब यहाँ आ रहा है, कंपनी तरह तरह का टेक्नोलॉजी आ रहा है, उन पर भी दबाव है कि भाई हम भी अपना क्वालिटी इंप्रूव करें, हम हर तरह का मशीन रखें, तभी लोग पेशेंट हमारे पास आएगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि ह्यूमन कैपिटल जो होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर्स हो, लॉयर्स हो, कोई भी हो। आज देखिए, एक अगर मैं कारपेंटर की बात करूं, मैंने केरला में देखा
हर आदमी किसी लेवल का हो वो बिल्कुल बढ़िया मशीन से काम करता है। वहां मैंने कारपेंटर को भी किसी को वो उससे क्या बोलते हैं उसको ब्लेड से काटते हुए नहीं देखा, आरा क्या बोलते हैं, आरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सौ से काटते हुए नहीं देखा चीज को। वो मशीन से फर से काट देगा कोई भी चीज को, वो वेल ट्रेंड है। वहां मैनुअल कोई इक्विपमेंट यूज नहीं वो लोग करते हैं और तेजी से काम होता है, फर्स्ट क्लास काम होगा। यहाँ जो है मशीन चलाने के नाम पे सबको लगेगा कि अरे क्या है, और मशीन जो चलाने वाला होगा वो लगेगा कि कितना वीआईपी है भाई, अधिकारी है वो तो। अगर कोई मशीन यूज तो, क्योंकि यहाँ उस तरह का अवेयरनेस ही नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी चले जाइए, जितना हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में सब एडवांस हम लोग को ट्रेनिंग मिलता था, बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज में सुनते थे कि रहता ही नहीं था इक्विपमेंट, कुछ सिखाता ही नहीं था लैब में, क्योंकि उनको खुद ही नहीं चलाना आता। ठीक है, जो वहां सिखाने वाले भी रहते थे। तो बात है कि आपको ह्यूमन जो कैपिटल है, मैंने यही बोला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वर्कर हो, कारपेंटर हो, तो उसका इफिशियंसी भी बढ़ जाता है। आप बोरिंग रोड चले जाइए, देखिए वहां कारपेंटर्स कैसे काम करते हैं, तरह तरह का मशीन फट से आपको काम करके तैयार करके दे देंगे। यहाँ के आदमी को इधर से ले लीजिए, बोलेगा सर 2 दिन लगेगा। इस तो ये होता है उसका ग्लोबलाइजेशन से, उसका क्वालिटी बढ़ काम करने का तौर तरीका भी इम्प्रूव हो जाता है। तो ये तो हमने बताया जो फायदे हैं ग्लोबलाइजेशन के, या उनके फेवर में जो पॉइंट है कि हाँ इससे हमें ये फायदे हैं। बट देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स ऑन द बेनिफिट्स एंड लॉस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो लगता है कि नहीं इससे नुकसान भी हो सकता है, ऐसा भी कई लोग सोचते हैं। A section of economic and social informers think that globalization would be very harmful and non-beneficiary for India। लेकिन एक है ऐसा समाज में एक ग्रुप जो है जो ऐसा सोचता है कि नहीं ग्लोबलाइजेशन बढ़ने से हमें नुकसान होगा, हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। They are of the view that small industries, laborers and manufacturers would shut down, rendering many workers jobless। उनका ऐसा मानना है कि जो भी यहाँ की छोटी कंपनियां हैं, या यहाँ काम करने वाले मजदूर हैं, या फैक्ट्री वाले हैं, छोटे मोटे फैक्ट्री जो चलाते हैं, वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी कंपनियों के आगे वो compete नहीं कर पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, तो होता भी है, ऐसा नहीं मैं कहूँगा पूरी तरह गलत है बात, क्योंकि बड़ी कंपनी जो होती है वो चाहती कि पूरा मार्केट हम कैप्चर करें, उसके लिए वो कई सारे तिगड़म भी बढ़ाती है। जैसे रिलायंस कभी नहीं चाहता है कि दूसरा कोई हमारे सामने टिक पाए, तो जब इसका आता है, जैसे जियो इसने 4G लाया था तो फ्री दे दिया कई दिन तक, लगभग 1 साल तक हमको लगता है फ्री दे दिया था कि यूज करो यूज करो। अब फ्री कौन दे पाएगा इतने दिन तक, बताइए, फ्री उसको देने का भी तो खर्च पड़ रहा होगा ना। दूसरी कंपनी उतने में बंद हो जाती, लेकिन चूंकि इसके पास पैसा बहुत है, बहुत बड़ा बेस है इसका, इस बर्दाश्त करते रहा नुकसान कि सारे कस्टमर जब इसके आ गए जियो, अब इसने रेट लगा दिया कि हाँ ये चार्ज पड़ेगा, तो एयरटेल बड़ी मुश्किल से इसके सामने खड़ा हो पा रहा है। बाकी तो इनकी हालत खराब, बंद होने वाले थे, वोडाफोन आइडिया वगैरह तो मिल गए हैं वीआई करके, और कुछ कंपनियां तो बंद ही हो गई सीधे सीधे। तो बड़ी कंपनी होती है, उसकी कोशिश होती है कि हम मार्केट कैप्चर कर लें। उसके लिए ही एक हमारे यहाँ सरकारी संगठन बना हुआ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI, जो इसके देखरेख करती है कि कोई कंपनी गलत कोई इस तरह का काम नहीं करे जिससे किसी दूसरी कंपनी को काम करने में दिक्कत हो या वो घाटे में जाए। उसके लिए बना हुआ है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कि सभी को बराबर मिलना चाहिए अवसर। कोई छोटा बड़ा कंपनी से ये नहीं है कि बड़ी कंपनी है तो उसको सब फायदा मिल रहा है, छोटी कंपनी को कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो उससे वो डेवलप कैसे होगा। तो उसी के लिए बनाया गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। हम लोग के सामने बना है, मुझे लगता है कि 2007 के आसपास बना है क्या। तो कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया जो वहाँ दिल्ली में है, इसका हेड ऑफिस, ठीक यूपीएससी के बगल में उसका दफ्तर है।
तो इसीलिए बनाया गया है। तो ये होता है, और बहुत से लोग डरते हैं कि विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी तो यहाँ की छोटी कंपनियां सब बंद हो जाएंगी, यहाँ हमारे जो पुराने काम करने वाले लोग हैं जो नया नहीं सीख सकते हैं, नया टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, वो उनको काम से हटा दिया जाएगा, बेरोजगार हो जाएंगे, या यहाँ के जो छोटे मोटे जो अपना काम चलाने वाली कंपनियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, वो सब बंद हो जाएंगी। तो ऐसा भी सोचने वाले हैं और कुछ हद तक। लेकिन भाई बात है कि कोई भी प्रक्रिया होती है तो उसमें कंपटीशन तो होगा, कंपटीशन होगा तो उसमें सबको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, और जो बर्दाश्त कर जाएगा वो आगे होता है। जो बहुत लोग, जैसे देखिए बोर्ड एग्जाम ही होता था या हर साल एग्जाम ही होता था किसी भी स्कूल में पहले, तो क्या होता था, सभी तो पास नहीं होते थे, कुछ बच्चे तो फेल होते ही थे, कुछ पास होते थे, कुछ फेल होते थे। ये तो नियम है प्रकृति का कि आगे बढ़ना है तो कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग पीछे रह जाएंगे, इसको आप रोक नहीं सकते। अब सरकार कर दिया है कि सभी को पास करना है, फेल नहीं कीजिए, तो उसका नतीजा क्या है कि लड़के पढ़े लिख नहीं रहे, कुछ सीख ही नहीं रहे, क्योंकि उनको आज डर ही नहीं है एग्जाम का, क्योंकि पास फेल फेल होना ही नहीं है, डर ही नहीं है फेल होने का। आज मतलब ही खत्म कर दिया +2 तक फेल वेल करने का, तो बच्चा पढ़ेगा किस लिए? तो वो तो खैर गलत नीति है सरकार की, अब जो भी कारण से कर रही है उसको हम क्या समझें, लेकिन कहने का मतलब जो तरीका तो यही है कि भाई अगर एग्जाम लिया जाएगा तो सभी पास नहीं हो सकते हैं, कुछ पास होंगे, कुछ फेल होंगे। तो वैसे ही यहाँ है कि अगर ग्लोबलाइजेशन है, कोई भी प्रक्रिया है, तो कुछ लोग उसमें सक्सेसफुल होंगे, कुछ लोग तो फेलियर होंगे, पहले भी हो रहे थे, आज भी होंगे, आगे भी होंगे। तो ये बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत से हमारे इंडस्ट्रीज छोटे जो हैं बंद हो जाएंगे, बहुत से बेरोजगार हो जाएंगे मजदूर। अब जो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमसे एक रिटायर्ड प्रिंसिपल ही कह रहे थे कि भाई अब हमसे कोई 7वां 8वां का सवाल पूछेगा तो हम थोड़े बना देंगे, हम तो जिंदगी में 5वां 6ठा तक के क्लास को पढ़ा है, प्राइमरी में रहे, तो हम कहाँ से पढ़ा देंगे। तो अब जो रिटायर, अब 5 साल में रिटायर होने वाले हैं, और उनको अब कहा जाए कि भाई आप तो 7वें 8वें, क्योंकि पहले जिस तरह से चल रहा वो उतने लंबे समय तक उसी तरह से काम करते आए हैं, अब आप उन पर नया स्टैंडर्ड थोपेंगे तो वो कहाँ से उसको कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो वो सब अपना देख रहे हैं किसी तरह नौकरी बचाने में कि जब तक रिटायर हो जाए, ठीक है, लगे हुए हैं। तो वही एक हेडमास्टर है जो मैडम के यहाँ, उनका 1 साल बचा हो रिटायर, वो बेचारे मैडम उनको कहते कि सर आप तो बहुत ऐश किए, पूरा कभी ड्यूटी का कोई, तो बोले कि पहले तो नहीं था लेकिन अंतिम 2 साल भोगवा दिया पूरा सरकार, जो रिटायरमेंट का अंतिम 2 साल लगता है कि हमको सब बीमारी दे देगा ये जो है, ठीक है, ऐसे ही बेचारे दिमाग का दवा खाते हैं। तो कहने क्या करेगा वो लोग। तो ये बात है कि जो बहुत से पुराने ढंग के, पुराने चीज तरीके के जो आदमी वर्कर होते हैं, वो लास्ट बहुत स्टेज में अपने आप को फिर वो अपडेट नहीं कर पाते, नहीं कर सकते हैं, इस तरह उनका माइंड हो जाता है। तो ऐसा लोगों को लगता है कि बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो भाई बात है कि ये तो किसी प्रक्रिया में होना है, ठीक है, कोई भी चीज होगा तो कुछ लोग पास होंगे, कुछ लोग फेल होंगे, तो उसके लिए हम रोक नहीं सकते कि अब एग्जाम ही कराना बंद कर दें कि भाई फेल हो जाते हैं बच्चे। हाँ, तो देखिए, बट इन रिसेंट ईयर्स द वर्ल्ड हैज एंटर्ड इनटू अ न्यू एरा ऑफ 21st सेंचुरी। अब क्या है, 21वीं शताब्दी में आ चुका है ना। जब से 2000 साल शुरू हो गया, 2001, तो क्या हो गया, हम 21st सेंचुरी में आ चुके हैं। The government of China and Russia has made certain reforms in the investment policies। देखिए, मैंने आपको बोला था, चाइना रशिया का उदाहरण दिया था कि पहले इनको क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता था, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता था, और न ये दुनिया के बारे में ज़्यादा चिंता करते थे, न दुनिया इनके बारे में जानती थी कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि खबर आती नहीं थी वहाँ से। इन्होंने भी अपने आप में सुधार लाया, बदलाव लाया कि हमें इस तरह से अलग थलग रहने से काम नहीं चलेगा। तो चाइना ने भी बहुत ज़्यादा अपने आप को ओपन कर दिया और प्राइवेटाइजेशन को अलाउ किया अपने यहाँ, रसिया ने भी किया। हालांकि पुतिन आ गए तो पुतिन अब उसको वापस पुराने उसमें ले जाने के उसमें लगे हुए हैं।
तो इन्होंने काफ़ी अपने इकोनॉमी में बदलाव किया, जिससे डेवलपमेंट हुआ। देखिए चाइना जो कहीं गिनाता नहीं था इकोनॉमी में, क्योंकि किसी को उससे लेना ही देना नहीं था, और आज देखिए चाइना सबसे ऊपर भारी पड़ रहा है इकोनॉमी में भी। तो इन्होंने अपने यहाँ रिफॉर्म्स किए, और इसीलिए देखिए क्या लिख रहा है आगे, सो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू कीप इटसेल्फ अवे फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये इंडिया के लिए भी मुश्किल होगा कि अपने आप को ग्लोबलाइजेशन से दूर रख सके, उसके प्रभाव से बचा सके। कंपनियां तो बाहर से आएंगी ही। मोर ओवर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री the policies of globalization has in fact become essential। और हमारे देश के विकास के लिए ग्लोबलाइजेशन की नीति को अपनाना ज़रूरी हो गया है हमारे लिए। तो हमें ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना ही होगा। जैसे बहुत से लोग आज ऐसा भी कहते हैं कि मोदी बेच देगा देश, ये सब विदेशी कंपनी के हाथों बेच देगा, और हम लोग का वही हाल हो जाएगा जो एक समय ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और पूरे देश पर उसका कब्जा हो गया था। तो ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, ठीक है। तो देखिए बात है कि अब ये तो सरकार पर है कि वो किस तरह से आगे अपना रवैया रखती है, ये तो सरकार पर है। ग्लोबलाइजेशन बुरा नहीं है, सरकार का निकम्मा हो जाना बुरा है। आपको आप बुला रहे हैं, और मोदी को इसमें नहीं ब्लेम कर सकते हैं, मोदी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है, बाकी ये है कि ठीक है वो ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कंपनियों को भी कंपटीशन होना ज़रूरी है। नहीं तो ये लोग अपना अकेले में जो हो रहा है तो जनता को उस हिसाब से अपना जो बेच रहे हैं जनता खरीद रही है। तो हर किसी पर कंपटीशन होना ज़रूरी है परफॉर्मेंस के लिए। आज सरकारी कर्मचारियों पर भी देखिए दबाव पड़ा है कि भाई आज, पहले क्या था, जैसे मन है सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, अधिकारी लोग को जैसे मन है कर रहे हैं, लेकिन आज उनमें भी आज कंपटीशन हो गया कि भाई वहाँ की सरकार इतना अच्छा करे, वहाँ के अधिकारी उस डिपार्टमेंट में तो इतना अच्छा काम करते हैं। अब दबाव पड़ रहा है उन पर भी कि भाई वहाँ तो इतना अच्छे से सरकारी काम करते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आज हर कोई पर प्रेशर है और वो काम बेहतर ढंग से करने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखिए, ये थे हमारा ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कशन। कुछ उसके फेवर में ज़्यादातर पॉइंट्स थे, कुछ उसके अगेंस्ट भी हैं, ठीक है। तो जैसा कि कृष्ण भगवान ने कहा गीता में अर्जुन को, तो कहा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। परिवर्तन को ना हम रोक सकते हैं ना कोई रोक सकता है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, ये तय है। हम भी नहीं रहेंगे और जो चीज़ें हैं वो भी नहीं रहेंगी। बदलाव होना तो है ही, उसको कोई तो। अर्जुन ने बहुत सारे, देखिए गीता में ही अर्जुन ने अपनी बहुत तरह के शंकाएं, अपने डाउट्स रखे हैं। गीता क्या है, बेसिकली एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का डिस्कशन है। गीता जो है वो स्टूडेंट और टीचर का डिस्कशन है। टीचर उसको कुछ समझा रहा है और स्टूडेंट उसको अपना डाउट कह रहा है कि अरे ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। अर्जुन जो था वो युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा था, उसके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि मैं क्यों लड़ूं, क्या फ़ायदा होगा इसमें, मुझे तो इसमें नुकसान ही दिखाई दे रहा है। तो कृष्ण ने उनको समझाया कि क्या फ़ायदा होगा, कैसे होगा, क्या होगा, रास्ता दिखाया। वही जब पूरा लेक्चर है वो गीता, और अंत में जब अर्जुन के डाउट्स दूर हो गए, मन उसका डिटर्मिन्ड हो गया लड़ने के लिए, तब वो उठ के लड़ाई की। क्योंकि अर्जुन को सामने दिख रहा था कि सारे तो मेरे परिवार के लोग हैं, इनसे मैं लड़ के क्या पाऊंगा, अपने चाचाओं को, अपने गुरु को, अपने भाइयों को मार के मुझे क्या मिलेगा। भाई युद्ध करूंगा निश्चित है कोई ना कोई, या तो मैं मारा जाऊंगा या वो मारे जाएंगे। तो मैं क्यों अपने गुरु से लड़ूं, अपने चाचा से लड़ूं, अपने दादा से लड़ूं, अपने भाइयों, अपने मामा, सभी तो सगे संबंधी ही थे, या गुरुजन थे, या जो भी थे, इनसे मैं क्यों युद्ध करूं। तभी उनको कृष्ण ने समझाया कि देखो ये युद्ध तो होना निश्चित है, और तुम नहीं मारोगे तो वो तुमको मारेंगे, क्योंकि युद्ध तो है ही, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है।
और वो तो मरेंगे ही, क्योंकि अधर्म को तो धर्म मारेगा ही। तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेंगे, तुम मारोगे तो तुमको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तुम मारोगे तो तुम्हारा नाम गिना जाएगा कि अर्जुन ने युद्ध जीता, नहीं तो कोई और दूसरा जीतेगा। तो युद्ध इनका अंत तो होना निश्चित है, क्योंकि जो अधर्म के रास्ते पर है तो उसका कोई ना कोई तो उसको सामना करेगा ही। तुमको अभी मौका मिल रहा है तो अच्छा है, तुम उस पर अपना मोहर लगा दो, अपना नाम तुम्हारा गिना जाएगा, अर्जुन बड़ा महान योद्धा था, ये था वो था। तो खैर उन्होंने बहुत तरह से समझाया है। तो उन्होंने यही फिर उनको कहा है कि देखिए, अर्जुन ने बहुत सारा बात सोच के कहा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कल को ये होगा वो होगा, बहुत सारी बातें कही है उसने। तो उन्होंने यही कहा कि आपके सोचने से वो रुकेगा नहीं, वो तो होना ही है, न उसको मैं रोक सकता हूं न कोई रोक सकता है, वो तो समय के साथ बदलाव होना ही है। तो उसको लेके कोई सोच विचार या मन में ये रखने का, शोक या डाउट रखने का जरूरत नहीं है। आपको जो अपना कर्म है वो करते जाइए, फल की चिंता नहीं कीजिए। तो वही यहाँ पर है हमें कि जैसे देखिए आज़ादी हुई थी तो आज़ादी से बहुत लोग खुश थे, गांधी बेचारे दुखी उदास थे, क्योंकि एक तरफ लोगों को जश्न मना रहे थे दिल्ली में लोग कि आज़ाद हो गए आज़ाद हो गए, लेकिन इतनी जो हिंसा हुई थी, वायलेंस हुआ था, उसको लेके बेचारे शोक मना रहे थे। कलकत्ता में गांधी वहाँ दंगे को रोकने में लगे हुए थे। तो भाई कहीं भी देखिए, आप एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो पीछे की जमीन छूट जाती है। कहा गया है कि अगर आप एक कदम भी बढ़ाते हैं तो एक पीछे की जमीन छोड़ते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह हर कदम में कुछ पीछे छूटता है और कुछ आगे मिलता है। उसके लिए हम खड़े तो नहीं रख सकते हैं कि छूट जाएगा। तो जहां गांधी उदास हो रहे थे कि इतना कुछ नुकसान हुआ, वहां नेहरू आगे की ओर देख रहे थे कि चलो आगे एक नया सवेरा है, एक नया हमें मौका मिला है एक देश को आगे ले जाने का, डेवलप करने का, अपने लोगों के लिए कुछ करने का। ठीक है। तो किसी भी चीज़ में, कोई भी फैसले में दो तरह का होता ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कुछ उसके अच्छे एस्पेक्ट होते हैं, हमें ये देखना होता है कि ज़्यादा क्या अभी भारी पड़ रहा है, अच्छा इसके फेवर में ज़्यादा है कि बुरा इसके फेवर में ज़्यादा है। तो हमने अभी देखा कि ग्लोबलाइजेशन के फेवर में ज़्यादा, फेवर में अच्छे पॉइंट्स हैं, उसके अगेंस्ट में कम है, इसलिए हम ग्लोबलाइजेशन को आगे सपोर्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, टॉपिक है हमारा ग्लोबलाइजेशन, इट्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ग्लोबलाइजेशन बिफोर 1991। ग्लोबलाइजेशन का इतिहास में क्या रहा है, कैसे हुआ, इतिहास में भी क्या ग्लोबलाइजेशन आज ही का चीज़ है या पहले भी हुआ है, 1991 के बाद हुआ या उससे पहले भी हुआ है ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में समझेंगे। देखिए कहा जा रहा है ग्लोबलाइजेशन इज नॉट न्यू टू द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन जो है वो दुनिया के लिए नया नहीं है। फ्रॉम 1870 to 1914 there was a wave of globalization। 1870 से 1914 के बीच भी एक बहाव हुआ था, एक धारा जैसी बही थी चारों तरफ, ग्लोबलाइजेशन की लहर चली थी। ग्लोबलाइजेशन कहिएगा कि सर क्यों चला? देखिए 1850 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था यूरोप में, और उसके बाद एक रिवॉल्यूशन उसको कहा था, क्रांति सी आ गई थी कि सब जगह कि भाई प्रोडक्शन बढ़ाओ, सामान बेचो, प्रोडक्शन, क्योंकि मशीन से प्रोडक्शन होने लगा था। पहले जो लोग हाथों से काम करते थे, सिर्फ हाथ से सब सामान बनाते थे, उसके बाद मशीन का आविष्कार हो गया था, मशीन से काम लिया जाने लगा था और मशीन से तेजी से काम होने लगा था, प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ गया था, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, उसी को हमने कहा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और उससे अब जब सामान ज़्यादा बन रहा था तो उसको बेचने के लिए भी तो लोग चाहिए थे जिनको बेचते, तो कहाँ बेचते? तो उसके लिए दूर दूर एज ऑफ डिस्कवरी शुरू हुआ, जहाँ दूर दूर जहाँ जहाँ का रास्ता था, दूर देश लोग मार्केट तलाश करने निकल पड़े थे। और उसी तरह इंडिया आए थे सभी देशों से,
ब्रिटेन से, फ्रांस से, पोर्चुगल से, स्पेन से, सभी देशों से। तो वो भी एक लहर चली थी, ग्लोबलाइजेशन ही था उस समय भी, विदेशी कंपनियां सब जगह गई थी व्यापार करने, वो भी एक ग्लोबलाइजेशन था उस समय भी। दूर दूर के देशों से सभी देश जुड़ गए थे। देखिए, तो वही कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट न्यू टू द वर्ल्ड फ्रॉम 1870 टू 1914। देखिए, यहाँ कंपनी कब ये हुई थी? अच्छा देखिए, देयर वॉज अ वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, there is a lot of similarity between the globalization of today and that of yester years। yester मतलब होता है पहले का, तो पहले के सालों और आज के साल में जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसमें काफी सिमिलैरिटी है, यानी मिला जुला है, एक जैसा है। क्या है? ड्यूरिंग द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ड्यू टू फॉरेन ट्रेड द वर्ल्ड इकोनॉमी हैड बिकम ऑर्गेनाइज्ड। कहा जा रहा है कि 19th सेंचुरी जब खत्म हो रहा था, यानी 1890, 70, 80, 90 की बात है, फॉरेन ट्रेड के कारण, क्योंकि विदेशी व्यापार बढ़ रहा था, द वर्ल्ड इकोनॉमी हैड बिकम ऑर्गेनाइज, तो दुनिया की इकोनॉमी आपस में ऑर्गेनाइज हो गई थी, जुड़ गई थी। व्यापार के लिए लोग देश सब जगह जा रहे थे और वहां जाके अपनी कंपनी बना रहे थे, स्थापित कर रहे थे। The only difference between these two eras of globalization is that of international residency। कहा जा रहा है कि ये दोनों समय में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसमें जो फर्क था वो यही था, मात्र इंटरनेशनल रेसिडेंसी, यानी कि जो दूसरे दूसरे देशों के लोग थे उनके रेसिडेंस, उनके रहने में फर्क था, उनके निवास में फर्क था। ड्यूरिंग 1817 टू 1914 there was liberalization in the movement of skilled laborers, but in the present era this movement has slowed down and labor laws and policies to have changed। कहा जा रहा है कि 1870 से 1914 के बीच में जो हुआ उसमें क्या था? लिबरलाइजेशन इन मूवमेंट ऑफ स्किल्ड लेबरर्स। उस समय जो काम करने वाले लोग थे उनको जो है आने जाने की बड़ी सुविधा होती थी, बड़े आराम से कहीं भी उनको ले जाया जाता था या लाया जाता था। गांधी अफ्रीका किस लिए गए थे? गांधी कब अफ्रीका गए थे? 1893 में, 1893। किस लिए गए थे अफ्रीका? बैरिस्ट्री करने। यहाँ उनको जो है काम चल नहीं रहा था, काम मिल नहीं रहा, काम मिल रहा था शुरू में थोड़ा बहुत, लेकिन चूंकि ये झूठ सच नहीं कर पाते थे तो केस हार जाते थे। जब केस हार जाते थे तो कोई इनके पास आता नहीं था, तो खाली बैठे हुए थे, झक मार रहे थे। तब इनको पेपर में दिखा कि अफ्रीका में एक वकील की ज़रूरत है, वहाँ के जो भारतीय लोग हैं उन पर शोषण हो रहा है, वो अपना केस लड़ना चाहते हैं, उसके लिए वकील की ज़रूरत है। इन्होंने देखा, इनको लगा कि चलो भाई वहाँ कुछ काम हो सकता है, मिल सकता है, वहीं चलते हैं। तो रोज़गार की तलाश में गए थे वहाँ वकालत करने, नौकरी करने गए थे, और कुछ का कुछ वहाँ शुरू हो गया। वहाँ उन्होंने देखा तो अलग, फिर वहाँ उन्होंने शुरू कर दिया स्ट्रगल जो है। तो एक कहावत है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। सुने? नहीं सुने। आए थे हरिभजन को, यानी यानी भगवान का नाम लेने के लिए आए थे, और ओटन लगे कपास, यानी कपास जो कॉटन को कहते हैं, कि कॉटन बनाने लग गए, यानी व्यापार में लग गए। ठीक है, आए थे धर्म करने कि भगवान का नाम लेने जा रहे हैं, और वहां जाके कॉटन का व्यापार शुरू कर दिया, पैसा कमाने, पैसा के मोह माया में लग गए। तो वही कहावत है, कहने का मतलब है कि कुछ का कुछ करना, गए थे कुछ करने के लिए और लग गए करने कुछ। तो कहावत है, सब याद रखिए, लिखने में काम आएगा इससे वगैरह में, हिंदी में। आए थे हरिभजन को,
या गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो गांधी जी के साथ भी यही हुआ, गए थे तो वहां केस लड़ने, फीस लेते अपना केस वेस लड़के जो है, लेकिन वहां गए तो देखे मामला और उनको जो लगा कि भाई ये तो एक अलग ही तरह का मामला है, ये खाली केस का मामला नहीं है बल्कि ये सरकार से अपने मांग विरोध करने का मामला है, उससे अपनी मांग रखने का मामला है। तो उन्होंने फिर उसको एक स्ट्रगल के रूप में शुरू किया और वहां आंदोलन शुरू किया और फिर वहां उनको न्याय दिलाया था। खैर चलिए, ये जस्ट हमने एक मजाक में कहा था। तो उस समय भी देखिए कि यस्टर, हाँ पहले, तो उस समय भी एक लिबरलाइजेशन था। देखिए मॉरिशस में इतने भारतीय कैसे पहुंच गए, यहाँ से काम करने के लिए ले जाया गया उनको कि भाई काम करेंगे, वहाँ लोग नहीं थे काम करने वाले, वहाँ खेतों में काम करने वाले लोग नहीं थे, तो यहाँ से उनको जहाज में भर के बिहार से ले जाया गया और सबको वहाँ का वहीं बस गए। फिर वो आने जाने का पैसा था, ले गया, जो उसको इंडेंचर्ड लेबर उस समय कहते, इंडेंचर्ड, जो उनको ठेका पर ले जाया जाता था। इंडेंचर्ड का मतलब होता है जो कानूनी रूप से ठेके में बंधे हुए हैं, तो उनको ले जाए वहाँ। अब पता चला इतने वहाँ बिहारी हो गए कि वहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वही है, भोजपुरी है, और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी बिहारी ही है, रामचंद्र राम गुलाम और क्या जो है, हाँ। तो इसी तरह मतलब सभी देशों में हो रहा था कि जो काम करने वाले लोग थे उनको आसानी से कहीं आने दिया जा रहा था, जाने दिया जा रहा था। वही कहा जा रहा है कि देयर वाज लिबरलाइजेशन इन द मूवमेंट ऑफ स्किल्ड लेबरर्स, बट इन द प्रेजेंट एरा, आज के समय में, दिस मूवमेंट हैज स्लोड डाउन, आज ये कम हो गया है क्योंकि भीड़ बढ़ गई है। मैंने आपको बताया एक फिल्म के बारे में कि वो कह रहा था कि हमारी पॉपुलेशन 10 गुना हो गई है, और 10 गुना इसलिए हो गई है क्योंकि सब कलर्ड लोग आ गए हैं दुनिया भर से। तो इतनी जब भीड़ हर जगह बढ़ गई जिस भी कारण से, तो देशों ने उसमें रोक लगा दिया है। उसके लिए स्ट्रिक्ट वीजा पॉलिसी है कि भाई जिसको वीजा दिया जाएगा वही आएगा, ऐसे कोई नहीं आ जाएगा, और जिसको हम पाएंगे कि आ गया गलत तरीके से या बेकार है यहाँ पर, उसको वापस भेज दिया जाएगा। तो यही कहा जा रहा है, इन द प्रेजेंट एरा दिस मूवमेंट हैज स्लोड डाउन। मूवमेंट मतलब मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, एंड द लेबर लॉज एंड पॉलिसीज टू हैव चेंज्ड, और वहाँ जो काम करने के नियम हैं, लेबर लॉ जो हैं, और जो पॉलिसीज हैं, नीति है सरकार की, ये सब भी बदल चुका पहले से। देखिए हर जगह यही हाल। हम दिल्ली का ले लें, दिल्ली जब डेवलप हो रहा था तब तो बड़ा स्वागत हो रहा था बिहार यूपी के लोगों का कि आइए आइए यहाँ, दिल्ली आप ही का नगर है, आइए यहाँ काम करिए। काम भी बहुत था दिल्ली में, डेवलपमेंट इतना काम होते रहता था पहले दिल्ली में, आप विश्वास नहीं कीजिए। एक केजरीवाल तो आके डुबा दिया दिल्ली को, इतना डेवलपमेंट हो रहा था दिल्ली में, इतना काम होते रहता था, और लोग जाते थे उनको नौकरी मिलता था, तरह तरह का काम मिलता था। तो शीला दीक्षित के समय तक इतना, अब तो कुछ काम उसके बाद से हुआ नहीं, ये लोग तो खाली उसको अब चौपट करने में लगा हुआ है जो भी था पहले से। तो कहने का मतलब कि इतना काम होता था तो उससे लोगों को, तो दे वेलकम्ड चीप लेबर। लेकिन जब फिर एक हाल ऐसा हो गया कि वहां शिकायतें होने लग गई, अरे बिहार से लोग आ जाते हैं, ये सब उल्टा सीधा काम करते हैं, यूपी के लोग हैं, ये है वो है, क्योंकि बढ़ गई भीड़, बहुत ज़्यादा हो गई, और दूसरी बात है कि उतना अब काम हो नहीं रहा है। तो जहाँ काम नहीं हो रहा होगा और लोग भर जाएंगे तो शिकायत करेगा ही आदमी, जो भी रहेगा। यही हाल हुआ वहाँ भी। आज इंग्लैंड में अपने लोगों के लिए नौकरी नहीं मिल रहा है तो विदेशियों को कहाँ से नौकरी मिलेगा, और वहाँ भीड़ बढ़ाएंगे सब तो उनको बोला ही जाएगा तरह तरह का बात। तो आज वही रिपीट हो रहा है। मैं आपको जो 62 में बताया मूवी देख रहा था, वही हाल आज वहाँ हुआ पड़ा है। आज पूरे देश को वहाँ लगता है अरे कोई हो जो हमें थोड़ा डेवलप कर दे, हमें आगे ले चले, हम लोग की तो हालत खराब है। तो जिसको भाषण देते हुए अच्छा देखते हैं, और कई दिन तक अगर अच्छा भाषण वाषण देता है ठीक से, तो उसी को प्रधानमंत्री बना देते हैं। एक 6 महीना उसकी सरकार चलती है, फिर उससे मोह टूट जाता है, उसकी सरकार गिरा देते हैं, फिर दूसरे को चुनते हैं किसी को।
10 साल से यही हो रहा है इंग्लैंड में, खाली प्रधानमंत्री बदलते रहता है 6-6 महीना साल भर। अभी आपको कहे थे कि ऋषि सुनक बना, अब फिर अपना दूसरा अभी फिर से आ गया, वही पहले जो था बोरिस जॉनसन। एनीवे, तो कहने का मतलब है कि अब आज के समय में देखिए अमेरिका में भी आज टाइट कर दिया, बहुत से लोग को निकाल दिया नौकरी से, वहां से आना पड़ा लोग को, विदेश से बहुत से लोग को आना पड़ा, गए थे खाली नाम से वहां, फिर आ गए सब। शादी हो गया था कि विदेश में नौकरी कर रहा है, उसके बाद शादी हो गई, आ गए यहाँ बेरोजगार होके। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो रहा है। तो आज वहाँ लेबर लॉज और पॉलिसीज बहुत टाइट हो गई हैं। पहले की तरह नहीं रहा कि आप जाइए वहाँ फ्री है काम करने के लिए, आप जाइए चले जाइए वहाँ किसी तरह। लोगों को पहले इतना ही रहता था कि किसी तरह वहाँ पहुँच जाए, जहाज के अंदर छुप के कैसे कैसे चले जाते थे कि बस वहाँ पहुँच जाना है, फिर तो ज़िंदगी सुधर जाएगी वहाँ जाने से। बहुत होता था, इसको बोलते थे इलीगल जो इमिग्रेशन कहते थे, जहाज के बंकर में जहाँ तहाँ सामान रखने का, वहाँ आदमी भर के छुपाए हुए, वहाँ किसी तरह उसको घुसा देगा, उसके बाद फिर अपना वो कैसे कैसे करके काम पर लग जाएगा। तो वहाँ चेकिंग होते रहता है समय समय पर, इसलिए जितना भी जहाँ भी लोग काम करते हैं, होटल में, कंपनी में, जहाँ भी जितने भी ढाबे होते हैं, होटल होते हैं या दुकानें, वहाँ जाके समय समय पर वर्कर सबका लाइसेंस चेक किया जाता है, पेपर्स उनका चेक किया जाता है कि इनके पास रहने का यहाँ लाइसेंस है कि नहीं, काम करने का लाइसेंस है कि नहीं। और जिनके ख़त्म हो जाता है तो उनको या तो अगर इलीगल है तो जेल, नहीं तो वापस अपने देश भेज दिया जाता है, जहाज पर डाल दिया जाता है कि जाओ अपने देश। तो इलीगल इमिग्रेशन इसको कहते। तो बहुत ज़्यादा था। अब इंडिया से लोग एजेंट सबको धरते थे कि बिना टिकट के जो है कहीं कहीं से उसको भेज, क्योंकि टिकट ही की बात नहीं है, टिकट तो छोड़े, उनको चूंकि वीज़ा नहीं होता था, परमिशन नहीं होता था, तो जाने नहीं देते थे, तो उनको जैसे तैसे भेजने का काम भी बहुत चलता था। देखिए, द फैक्टर्स बिहाइंड ग्लोबलाइजेशन इन बोथ दीज एरा आर मोर और लेस द सेम। कहे जा रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन के पीछे फैक्टर्स, उस समय भी वही थे, आज भी यही थे। उस समय भी लोगों को नए नए मार्केट चाहिए थे, आज भी लोगों को नए मार्केट चाहिए। उस समय भी लोगों को हर जगह नौकरी की तलाश में लोग जाते थे, बेहतर नौकरी की तलाश में, आज भी लोग बेहतर भाई आज आईआईटी क्यों करना चाहता है? आईआईटी करेंगे हमको विदेश के कंपनी में नौकरी लग जाएगा, और किस लिए आईआईटी करना चाहता है? सीधा उसका यही रहता है कि आईआईटी करेंगे तो भाई बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाएगा, विदेशी कंपनी में। मुंबई वाला सब तो घूम रहा है रोड पे। हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, अब अभी का हालत खराब वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए रहता है कि तो आखिर लोग बाहर में अच्छी नौकरी की तलाश में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उस समय भी यही सब बातें थी और आज भी वही बातें हैं। ग्लोबलाइजेशन के पीछे हर किसी कंपनी को अच्छा मार्केट चाहिए, लोगों को अच्छा क्वालिटी का सामान चाहिए और आदमी को अच्छा नौकरी चाहिए, इसी के लिए हो रहा है ग्लोबलाइजेशन। तो कह रहे हैं कि फैक्टर्स जो है उस समय और आज भी सेम है। देयर हैज बीन अ ग्रेट चेंज ड्यू टू द न्यू टेक्निक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो बदलाव है खाली टेक्नोलॉजी का बदलाव है। देखिए, उस समय का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक समय का टेलीग्राफ था। टेलीग्राफ से उस समय तुरंत मैसेज चला जाता था, आज मोबाइल इंटरनेट हो गया है। तो टेक्नोलॉजी का फर्क है। उस समय एक समय टेलीफोन आया था, वही क्रांति था। आज के समय में इंटरनेट है, वॉइस है, वीडियो कॉलिंग है, ये सब है। बातें वही थी, खाली टेक्नोलॉजी का फर्क हो। वही कह रहा है कि देयर इज चेंज ड्यू टू न्यू टेक्निक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी इसको कहते हैं। आईटी और कम्युनिकेशन मिला के कहते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। इन्वेंशन ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल टेक्निक्स हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। इंडस्ट्रीज में भी तरह तरह का टेक्निक आ गया है। आज देखिए, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन होने लगे। आज आप विदेश से मशीन मंगा लीजिए, वो अपने आप ऑटोमेटिक काम करते रहता है। आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए आदमी रखने की और सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे चलेगा, कौन चलाएगा। आज बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई। मेरे ही जो है जीजा जी हैं बड़े, वो एक बहुत बड़े प्लांट में काम करते थे और कहते थे कि
उस प्लांट को मात्र एक आदमी चला सकता था। एक आदमी रहता, वो प्लांट अपने आप सारा काम करते रहता, ऑटोमेटिक, कोई आदमी की जरूरत नहीं। खाली एक आदमी देखने के लिए रहना चाहिए कि बस चल रहा है, चलता अपने आप से है, खाली देखने के लिए एक आदमी वहां रहने की जरूरत, पूरा ऑटोमेटिक। तो आज इस तरह का इंडस्ट्रीज में भी नए नए टेक्निक आ चुके हैं, ठीक है, नए नए टेक्निक आ चुके हैं। एज अमेरिका इज द मेजर फोकस, ब्रिटेन हैड दिस इंपैक्ट इन द लास्ट एरिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जैसे कहा जा रहा है कि आज के ग्लोबलाइजेशन में दुनिया का फोकस किस पर बना रहता था? अमेरिका पर। पिछला जो समय था उस समय ब्रिटेन पे। देखिए पिछले समय क्या, दुनिया का केंद्र क्या था? ब्रिटेन। हर ब्रिटेन का, सब जगह ब्रिटेन ब्रिटेन रहता था। आज ब्रिटेन को कोई पूछने वाला नहीं। आज क्या है फोकस में? अमेरिका। अमेरिका भी अब पीछे चल जाएगा, अब चाइना ये सब आ जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि दोनों, उस समय ब्रिटेन का फोकस था, आज अमेरिका पर फोकस। पाउंड एंड स्टर्लिंग वर कंसिडर्ड टू बी द इंटरनेशनल बेसिस ऑफ मनी ट्रांजिट। जिस समय ब्रिटेन का फोकस था तो ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पाउंड और स्टर्लिंग। तो उस समय जो है, जैसे आज डॉलर का तूती हर जगह चलता है सिक्का, उसी तरह उस समय पाउंड और स्टर्लिंग का चलता था कि पाउंड स्टर्लिंग कहीं भी जो है आप दीजिए, वो तुरंत लोग ले लेते थे, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का सब जगह राज था, ब्रिटेन का सब जगह दबदबा था। आज अमेरिका का दबदबा है तो डॉलर की मांग है हर जगह, जो ये कहा जा रहा है, यही फर्क है। चलिए इतना ही आज रखते हैं, ये भी बड़ा टॉपिक है, शुरू करो। कल क्लास ले लीजिए, इसको बहुत कभी लंबा है। कल का श्योर नहीं कह सकते हैं, देखेंगे, कोशिश करेंगे लेने का, क्योंकि संडे हमें भी एक ही दिन ऑफ मिलता है, बहुत काम रहता है। कोशिश करते हैं कि कल 3 दिन कम से कम तो लगेगा, कम से कम 3 दिन लगेगा। बहुत बैठी है ना, देखें। अच्छा, चैप्टर बड़ा है। हम्म। कम से कम 3 दिन नहीं लगेगा, 2 दिन में हो जाएगा, 2 क्लास में हो जाएगा। एक बिहार का टॉपिक है इम्पोर्टेंट, इसको कराना है, और एक ग्लोबलाइजेशन एंड कॉमन मैन इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। एक्चुअली बाद का जो है ना, वो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। जो बाद का टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये एलपीजी के बारे में है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो वो आपको हम ज़्यादातर बातें पहले ही समझा चुके हैं, इसलिए वो बहुत आसानी से हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नया उसमें कुछ भी नहीं है आपके लिए, आपको हम लगभग सारी बातें उसमें बता चुके हैं। और आगे भी जो है वो थोड़ा सा रिपीटिशन है, जो मतलब नया बात नहीं है, वही सब चीज़ें हैं जो आपको, लेकिन हाँ उसको पढ़ना ज़रूरी है उस तरह से। लेकिन जल्दी हो जाएगा, 2 क्लास में हो जाएगा, 3 क्लास में, 2 क्लास लगेगा। एक बिहार के रिलेशन में है तो बिहार वाला ये थोड़ा सा समझाना पड़ेगा बिहार के लिए, और ये भी हो जाएगा फटाफट, उसमें ज़्यादा कुछ, क्योंकि देखिए नया चीज़ रहता है तो समझाने में समय लगता है। जब आप उस चीज़ को समझे हुए हैं, जनरल बातें हैं, तो उसमें फटाफट हो जाता है। तो 2 क्लास में हो जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 क्लास में हो जाएगा, इसको करा देंगे।